All right, so hello everyone, this is Imran Sose. Welcome back to my new video। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका हमें था इंतजार, वही सीरीज है ये। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट का 2025 का जो पेपर अभी तुम्हारा हुआ है आज 4 तारीख को, उसका क्या रिव्यू रहा। मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टेटस डाला था तुम्हारे शॉर्ट्स के फॉर्म में कि भाई जो पेपर था उसका कितना ज्यादा वेटेज रहा, जो मैंने टॉपिक्स तुम लोगों को बताए थे। क्या पेपर बहुत आसान था, बहुत टफ था, बहुत लेंदी था, क्या था? तो भाई ओवरऑल रिव्यू सिंपल वर्ड्स में, जो बच्चे अब बहुत डिमोटिवेटेड हो रहे हो कि भाई मेरा तो कुछ नहीं हो पाया, मैंने बहुत मेहनत की, आई एग्री विद द स्टेटमेंट कि पेपर बहुत अच्छा नहीं था और इससे अच्छा पेपर बनाया जा सकता था। आसान इन द सेंस कि भाई थोड़ा सा पेपर में ऐसी चीजें थी, टफ पेपर तो नहीं था, बट द पॉइंट इज दैट कि पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं था। पेपर में इन्होंने क्या किया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो अच्छे से डाला है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 3-4 चैप्टर होते हैं मुश्किल से। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने जो ये की है वो ये की कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन में एक ऑप्शन नहीं बल्कि 3-4 ऑप्शन डाल दिए। अब यहाँ बच्चा फंस गया, ठीक है, क्योंकि एक तो इनऑर्गेनिक याद नहीं होती है, याद होती है तो कुछ एक दो सी चीज हम लोग सेट करके चलते हैं और वही याद रहती है। तो पेपर थोड़ा सा इस टाइप का था। देखो यार, ये हमारे को बहुत टाइम लग गया पेपर को लेकर के आने में। हमारे पास पेपर अराउंड 6 बजे के आसपास मेरे को पेपर मिला था हाथ में, उसी टाइम मैंने शॉर्ट्स लाए थे और उसके बाद से फिर हम लोगों ने इस पर डिटेल डिस्कशन किया। थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में तुम्हें फिजिक्स के लिए हम लोगों ने हुज़ैफा सर को बुलाया, जिनका अपना चैनल है फिजिक्स एम्पायर। उन्होंने भी अभी ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट की है, ऑनलाइन रेवोल्यूशन वो भी लेकर के आएंगे, ठीक है। उन्होंने भी फिजिक्स पे बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की है अभी, तो उनको हम लोगों ने स्पेशली बुलाया है तुम्हारे लिए फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे भैया केमिस्ट्री का पेपर तो सॉल्व कर ही रहे हैं। बट अब जो बात है वो ये है कि हम लोगों ने इतना देर में पेपर को क्यों सॉल्व किया, क्या किया। तो हम लोगों ने जो पेपर को सॉल्व किया है पूरा डिटेल तुम्हें मिलेगा। 45 सीरीज मेरे हाथ में है सुबह से, जब से पेपर खत्म हुआ है तब से, एंड इसी पेपर को मैंने पूरा डिटेल सॉल्यूशन किया भी है। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हम लोगों ने अब स्टार्ट करनी है इसमें, वो ये देखनी है कि अब आगे क्या करना है और क्या होगा कि हमारे बहुत मेहनत की और नहीं हो पाया फिर। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं थोड़ा दिन बाद, कल रात में, देखते हैं कभी भी, ठीक है। लेकिन अभी जो इस वीडियो में डिस्कस करना है वो ये करना है कि सर जो आपने टॉपिक्स कराए थे, जो भी बच्चा मेरे चैनल पे ये वाला वीडियो जिसने भी देखा था कि ये मैंने तुम लोगों को पहले ही दे दिया था कि ये देखो जीओसी में कौन से चैप्टर है और तुम्हारे पास सॉरी ऑर्गेनिक में, फिजिकल में और इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर और उनसे कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन आएगा, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको तुम्हें फर्स्ट डे पे कवर करना चाहिए। ये मैंने तुम्हें 2 दिन पहले प्रोवाइड किया था। और ये जो पेपर केमिस्ट्री का आया है ना, दिस इज कंप्लीटली अलाइन टू दैट। अब ये एक अलग पॉइंट है कि सर क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के थे, बट द पॉइंट इज दैट कि जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे, जिस भी बच्चे ने इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को अपना बाइबल बनाया था ना, उनके अच्छे नंबर आ रहे होंगे भाई, ठीक है। एनसीईआरटी से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इनऑर्गेनिक में मैं फिर से कह रहा हूँ कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आए हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन इन द वीडियो, बट द पॉइंट इज दैट कि मैं अभी तुमसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो मैंने तुम्हें टॉपिक दिए थे क्या वो प्रूव हुए। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें कुछ ऐसा दिया था केमिकल बॉन्डिंग में। सबसे पहले जब मैंने तुम्हें यहाँ पे डिस्कस किया था तो मैंने बताया भी था कि भाई एक बार तुम लोग कहाँ चला गया, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, ये पार्ट करके जाना। 3 क्वेश्चन मुझे अभी दिख रहा है, अभी आगे देखेंगे। 3 क्वेश्चन मुझे अभी दिख रहा है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, हाइब्रिडाइजेशन से। दूसरा एक इन्होंने असर्शन रीजन पूछा था जिसमें इन्होंने बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया था। तो देखो 2 क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से आए थे, 8 नंबर तो तुम्हारे यहीं से बना था। तो किसी भी बच्चे ने अगर मेरी वो वीडियो देखी थी तो उसका काम बना था। अब नहीं देखी तो तुम्हारा फॉल्ट है ना यार, हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। चल खैर, अब हम लोग इस पेपर को देखते हैं कि क्या पेपर एक्चुअली क्या था और थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें पेपर के बाद तुम्हारे जो बेसिकली कट ऑफ होगा उसका भी जाएगा तुम्हें आइडिया, ठीक है। पेपर 2024 के कंपैरिजन में भारी था, ये बात पहले से भी क्लियर थी कि 2025 का पेपर थोड़ा सा स्लाइटली टफ आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री अपने लेवल पे ही थी, कोई भारी नहीं थी। और फिजिक्स, यस फिजिक्स इज सॉर्ट ऑफ टफ, ठीक है। वो तुम्हारे हुज़ैफा भैया तुम्हें आज की क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का पेपर। 46 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है। अब जो मैंने गेस किया वही सब आया, मैं प्रूफ भी देते जाऊंगा तुम्हें, ठीक है। चलो, तो इसमें जो क्वेश्चन है सबसे पहला हमारे पास 46 नंबर, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी मैं एक सेकंड, मैं एक बार अपने सामने ये खोल लूं। काफी टाइम लगा, ऐसी बात नहीं है यार, मुझे भी टाइम लगा पेपर सॉल्व करने में। पूरा ऐसा 1.25 घंटा से 1 घंटा लगा मुझे पेपर को सॉल्व करने में।
अच्छा 1.5 घंटे मान लो यार, कोई टेंशन नहीं है मुझे, तुम कुछ भी जज करो, जज करना करो, नहीं करना मत करो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो यार, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट कि 1.5 घंटे के आसपास मुझे इस पेपर को सॉल्व करने में टाइम लगा, तो पेपर अच्छा था, बुरा तो नहीं था, ठीक है। चलिए देखो, इसमें अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, विच इज 46 क्वेश्चन, मैंने यहाँ क्वेश्चन लगा दिया है, तुम्हें टॉपिक दे दूंगा कि कौन सा टॉपिक से उन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा है, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछा गया था, देखो मैंने बताया था तुम्हें, आई थिंक यहाँ पे नहीं बताया क्या, वो कहाँ बताइए मैंने, अच्छा आगे होगा फिर, मैंने जहां पर भी वो बताया तुमको, फिजिकल केमिस्ट्री, अच्छा फिजिकल को मैंने लास्ट में बताया था, ओके। देखो ये जो क्वेश्चन तुम्हारा आया था वो स्पेक्ट्रम से आया था, मैंने कहा था स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। भाई अगर एक एक टॉपिक यहाँ मैच नहीं किया ना, तो तुम मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि भैया मैच नहीं किया, जो मैंने बताया था वही आया है, ठीक है। चलो यही लास्ट ईयर भी हुआ था, यही इस साल भी हुआ है, और यही आने वाले सालों में भी होगा। चलो खैर, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में कहा द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एंड लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट इज अंडरगोइंग n is equals to 2 to n is equals to 3। अच्छा इन दोनों में रेशियो बताना, तो कुछ नहीं भाई, हमें रेडबर्ग फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू, थोड़ी पतली कर लेनी चाहिए पेन की, इज इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर 1 बाई कितना कहा था, 2 से 3 पे आ रहा है ना, हाँ तो 3 से 2 पे जाएगा मतलब बेसिकली, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करना है, 1 अपॉन लैम्डा 2 विच इज इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर। भाई मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ यार, कैलकुलेशन खुद से करो, टॉपिक दिखाना आंसर बताना मेरा काम है ना, कैलकुलेशन नहीं करूंगा यार, ऑलरेडी यहाँ पे दिमाग खराब हो गया कैलकुलेशन कर करके तो कैलकुलेटिव पेपर था, हाँ तो जो भी तुम्हारा क्वेश्चन फिजिकल का है वो कैलकुलेटिव तो था बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। 1/4 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, डिवाइड कर दो यार, आर एच से आर एच कट जाएगा, जेड स्क्वायर क्योंकि सेम ही है ना हाइड्रोजन एटम में, तो जेड स्क्वायर मर जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे ख्याल में इसको सॉल्व करने पे जो मेरा आंसर आया वो 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, ठीक है डन। तो ये रहा इसका आंसर। चलो तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ है इसमें, कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बहुत बढ़िया। ये आपने बताया था सर, बिल्कुल बताया था, जाके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा इनऑर्गेनिक का क्या है, मतलब द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा यहाँ पे इन्होंने बताया है, हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया है, और ये मुझे लग रहा है पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने कहा था ट्रेंड्स करके जाओ यार, इनऑर्गेनिक में ऐसा कुछ भी वाव नहीं है, अगर तुमने ट्रेंड्स अच्छे से याद किए होंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस पेपर में मसला ये था कि इन्होंने देखो एक तो इनऑर्गेनिक ये सारे ऑप्शन दिए, और यहाँ इतना सारी चीजें दे दी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये एक्चुअली, देखो तो क्या है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक्चुअली, देखो तो है ना, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा क्या हो गया, हाँ देखो क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, अनलाइक गैलियम दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, गैलियम हाथ पे रखते हो जाता है यार, CS हैज अ वेरी लो, गलत स्टेटमेंट है ये, बकवास गलत स्टेटमेंट है। ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम, on Pauling scale the electronegativity value of nitrogen and chlorine are not the same। अच्छा गलत स्टेटमेंट है ये भी, नाइट्रोजन और क्लोरीन जो है सेम ही तो होगा, ठीक है। AR K पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड Ca2 पॉजिटिव एंड H2 आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देख के लग रहा है सर आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होता है, पोटेशियम आपका क्या है और क्लोरीन आपका 17 होता है, तो 18 एलिमेंट, फिर तुम सबके इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, तो ये तुम्हें एक लौता स्टेटमेंट दिख रहा है सर कि ये सही है। क्यों, क्योंकि आर्गन में आखिरी में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, पोटेशियम को अगर देखो तो इसमें भी एक पॉजिटिव है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 8 हो जाएगा, एक पॉजिटिव है, वो के पॉजिटिव मेटल है ना, तो पॉजिटिव 1 में तो स्टेबल होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है सर। Ca2 पॉजिटिव, Ca क्या होता है कैल्शियम, 2 निकाल दो, पॉजिटिव C के 8 इलेक्ट्रॉन, Cl नेगेटिव 17 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया 8 हो जाएगा, सही सर। तो ये तो स्टेटमेंट मुझे सही लगा, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट मुझे सही लगा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द Na Mg Al एंड Si, एक सेकेंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा Na की होना चाहिए थी, सबसे कम होनी चाहिए थी, ठीक है, Na Mg Al Si। अरे ये गलत स्टेटमेंट लिखा है भाई, ये गलत स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। कैमरा भी डिस्चार्ज है, वाह अमेजिंग, एक सेकेंड बस मैं चार्ज लगा लूं।
ये हो गया हमारा कैमरा चार्ज आएगा, स्कोर हो चार्ज वरना बीच में बंद हो जाता है। ठीक है चलो, ये गलत हो गया। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सी एस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द, हाँ सी एस का एटॉमिक रेडियस तो नीचे जाते हुए साइज बढ़ता है भाई, यही तो पूछना चाह रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ई एंड ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब देखो ये मेरे स्टूडेंट की कॉपी है, हो सकता है उसका गलत आंसर हो। ठीक है, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्ट एनालिसिस से है। सॉल्ट एनालिसिस, कुछ टीचर कहेंगे सॉल्ट एनालिसिस से, कुछ कहेंगे पीरियोडिक टेबल से, और कुछ ये भी कह सकते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक से। तो भाई ठीक है, पीरियोडिक टेबल सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, तो कह दो तुम। जो अगर तुम्हें ये आता होगा तो तुम सही पे हो, नहीं आता तो नहीं हो सही पे। CO2 जो होता है वो ग्रुप 4 का एलिमेंट होता है, ग्रुप 3 का एलिमेंट होता है ना, एक सेकंड, ग्रुप 4 है ना ऑप्शन, हाँ ग्रुप 4 का एलिमेंट होता है। Mg जो होता है वो तुम्हारा ग्रुप 6 का एलिमेंट होता है। और जो बेसिकली ये सॉल्ट एनालिसिस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कैटायन एनालिसिस है इनका, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है चलो अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर पहले बता दो चैप्टर। देखो भाई, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कोई चैप्टर नहीं बताया था, मैंने कहा था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्या ये चैप्टर तुम्हें देख करके समझ में आ रहा है कि किस, सॉरी क्वेश्चन देख कर समझ में आ रहा है किस चैप्टर से? HBr क्या होता है पता है सर, इतना तो पता है। बेंजाइल पर ऑक्साइड, सर पर ऑक्साइड देखो बेटा, सर पर ऑक्साइड देखो O2 है ना, मतलब ये क्या कराएगा? एंटी मार्कोनिको। क्या कराएगा? एंटी मार्कोनिको। क्या कराएगा? एंटी मार्कोनिको। सर पहला प्रोडक्ट बना दो तुम, जल्दी से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो हम जानते हैं ज्यादा हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन जाएगा। क्या जाएगा? ज्यादा हाइड्रोजन पे, सॉरी कम हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन जाएगा ना, क्या बोलते हैं सर आप? CH3Br। चलेगा? चलेगा, ठीक है सर चलेगा। अब इसके बाद अपन क्या डाल दें इसमें? KCN। भाई कुछ नहीं, Br को हटाओ, Br को हटाओ, CN को लगाओ। सर उसके बाद क्या डाला है? देखो भाई, अब यहाँ पे जो बच्चा फंस गया होगा तो वो तो फिर मसला है। ये तुम्हारा क्या करेगा? रिडक्शन कराएगा। सर क्या कराएगा? रिडक्शन। मेटल है ना भाई, मेटल रिडक्शन कराता है, खत्म बात भाई, उतना सोचो ही मत ना यार। मेटल रिडक्शन कराएगा, और रिडक्शन क्या? NH3 का रिडक्शन थोड़ी ना होगा, CN का रिडक्शन होगा। NH3 रिडक्शन करके जाएगा कहाँ बेचारा? CN का रिडक्शन होकर कि CH2 NH2 बनाएगा, CH2 NH2 बनाएगा, और ऊपर क्या बनेगा? CH3 बनेगा। आई बात समझ में? आई? देख लो पहला ऑप्शन देख रहे हो, इफ आई एम नॉट, हाँ सही है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, ऑप्शन सही है पहला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई ये देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे पेपर का। इसका अब मसला ये हो रहा है, देख रहे हो यार, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, समझ जाना। तुम्हारे पास तो पेपर होगा ना यार, है ना। चलो देखो क्या है इस पेपर में। पहले देखो एनर्जी पूछा, रेडियस पूछा। फॉर्मूला तो याद है? नहीं याद तो गया तुम कंपटीशन भूल जाओ भाई, घंटे के लिए पढ़ाई की थी, फिर फॉर्मूला नहीं याद तो क्या कर रहे हो? मत पढ़ो ऐसा कंपटीशन भाई, भीड़ पड़ी है, 25 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 24 लाख बच्चे, आसान थोड़ी है कंपटीशन। चलो एनर्जी का फॉर्मूला बताइए भैया। एनर्जी का फॉर्मूला -2.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आर एन इज इक्वल टू होता है 0. अच्छा पहले देख लो यार पिकोमीटर है या नहीं है, सॉरी पिकोमीटर्स में 0.59 नहीं लगेगा, 52.9 लगेगा एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। यार बड़ी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ जाएगी, करो यार कुछ नहीं। -2.18 10 की पावर -18 हीलियम के लिए कहा है, तो हीलियम के लिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर, सॉरी हाइड्रोजन हीलियम, हाँ तो 2 का स्क्वायर अपॉन एन। कौन से शेल में कहा है इन्होंने हमसे? अच्छा 2 में, ठीक है भाई। एक सेकेंड, एनर्जी अंदर रेडियस तो फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है तो फर्स्ट लेवल। इसको सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8, 8.75 10 की पावर -18 माइनस का 8.75 हीलियम का एनर्जी। एक सेकेंड, सॉरी हाँ हीलियम का एनर्जी ये रहा, और है हीलियम की एनर्जी 19, गलत है। हीलियम की एनर्जी 8.75 नहीं, गलत है भाई, 16 है यहाँ पे। और हीलियम की एनर्जी है नहीं है, तो भाई तो ऑप्शन तो तुम्हें दिख रहा होगा है ना, सबसे पहला ही वाला सही है, क्योंकि उसी ऑप्शन में हमारे पास हीलियम की एनर्जी जो है वो दे रही है। चलो फिर भी रेडियस निकाल लेते हैं। आर एन की इज इक्वल्स टू 52.9। वैसे आंसर तुम्हारा ये वाला है, ये तो हम श्योर हो गए, ठीक है एनर्जी से ही श्योर हो गए। 52 एन स्क्वायर क्या होता है सर? एन स्क्वायर क्या होता है? कौन से ऑर्बिट में कहा है उन्होंने? फर्स्ट ऑर्बिट में। 1 का स्क्वायर कर दो, जेड की वैल्यू है तुम्हारी 2, 2 के टेबल में ये कटेगा 2 2 ज़ा 4 और समथिंग आएगा 26.4, 26.4 यहाँ पर है, बढ़िया बात है। यहाँ पे था क्या?
ओह यहाँ पे भी 26.4 था। तो अगर जिस बच्चे ने रेडियस को पहले सॉल्व किया हो तो क्या, चलो भैया ये ऑप्शन सही था, समझ गए। देखो ये कौन से टॉपिक से आया यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था ना भाई, था ना पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया था बताओ। यहाँ पे तुम्हारे भैया ने जब तुम्हें पढ़ाया था तो तुम्हें बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसमें अच्छा हाँ इसमें तुम्हें बताया गया था, तुम्हें ये पार्ट करके जाना था अच्छे से, बस खत्म बात। रेडियस और बोर्स की थ्योरी तो है ही इंपॉर्टेंट यार, है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पे, पैरामैग्नेटिक। यार इतना बार बताया था मैंने, देखो 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 कौन सा चैप्टर, ये इनऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक मैंने फर्स्ट शीट पे ली थी, तुम्हारा ये रहा है ना। देखो यार भाई मेरे यहाँ पे तुम्हारे सामने मैंने लिखा था डायनामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक वाले क्वेश्चंस करके जाना। देखो यार आ गया क्वेश्चन। अब भाई तुम्हारे भैया ने तो पूरा सपोर्ट किया था, तुम किए नहीं, अब क्या करोगे बताओ, है ना। ऐसे में अगर रिग्रेट हो रहा है तो सही रिग्रेट हो रहा है यार। चलो है ना, यहाँ पे Cl जो है तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है, पैरामैग्नेटिक होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, जो बच्चे पागल थे जो चेक कर रहे थे कॉम्पिटिशन से, तो ऐसे ही निकलोगे बाहर भाई। CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मतलब यहाँ पर ये डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पे देखो CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो यहाँ पर ये फिर से डायमैग्नेटिक। ये H2O है, ये जो हमारा होता है वीक फील्ड लिगेंड, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता है तुम्हारा तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। और यहाँ देखो PPH3 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो डायमैग्नेटिक होगा। वरना अगर तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे पास 3-4 ऑप्शन थे, जैसे ये पैरामैग्नेटिक है ना, इन्होंने पूछा क्या है जो पैरामैग्नेटिक, तो ए वाला तो है, तो ए है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी हो सकता है। अच्छा ए के बाद तुम्हारे पास बी भी है, बी डायमैग्नेटिक है, सॉरी सर। अच्छा ए और डी ही है क्या सिर्फ इसमें, बताओ यार बताओ, इतना आसान क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्साइन। हाँ बिल्कुल सही है, 100% सही स्टेटमेंट है भाई, एकदम सही। AsH3 बनता तो है, AsH3 बनता तो है। एंटोनमी कैन नॉट फॉर्म एंटोनमी परऑक्साइड, क्यों क्यों भाई, परऑक्साइड क्यों नहीं बनेगा उसका, पेंटाऑक्साइड मतलब, सॉरी SbO5 एग्जिस्ट नहीं करता है क्या, करता है। देखो अब ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता था, क्यों बेटा, क्योंकि ये तुम्हें लर्निंग क्वेश्चन था, लर्निंग क्वेश्चन। ठीक है, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि ये क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है किसी बच्चे का, हो सकता है। चलो यार, क्योंकि ये थोड़ा लर्निंग क्वेश्चन था। पेपर उतना सेटिस्फाई मुझे भी नहीं करता भाई, तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम ही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे भी उतना सेटिस्फाई नहीं कर रहा है पेपर। ठीक है, जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन कराई थी बच्चों को, उस हिसाब से पेपर नहीं आया है, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। लेकिन ऐसा भी पेपर नहीं आया है कि बिल्कुल ही नंबर नहीं आएंगे यार। 160 में 180 में हमारा पेपर इतना तो अच्छा था कि हम 160 नंबर के आसपास करके आ सकते थे, 150 नंबर के आसपास करके आ सकते थे। ठीक है, इतना तो आसान था पेपर हमारा। ठीक है, चलो ये हो गया एक क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which among the following electronic configuration belongs to main group? मेन ग्रुप का मतलब होता है S ब्लॉक, P ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक। ठीक है, तो देखो ये रहा S ब्लॉक, ये रहा S ब्लॉक, ये भी रहा S ब्लॉक, P ब्लॉक। ठीक है, बाकी तो नहीं है, बाकी तो नहीं है। तो देखो ना ACB कहीं ऑप्शन में है, ACD सॉरी, ACD ACD फोर्थ ऑप्शन। इतना यार भाई, ऐसे भी कोई भारी क्वेश्चन तो नहीं मुझे दिख नहीं रहा है यार, कोई भी ऐसा कोई भी भारी क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो और भी आसान है यार, देखो ना क्या पूछा है। ये देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 2, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन 2, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बचपन में पढ़ते आ रहे हो यार, बचपन से। कोई 6 क्लास का बच्चा, सॉरी 6 कह रहा हूं, ज्यादा कह दिया मैंने, 9 क्लास का बच्चा भी बता देगा यार कि ये ऑप्शन सही है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछा था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ मार्क्स लूज नहीं कर सकते, अब तुम इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ सकते थे, बढ़ते ही तुम्हें ये खुशी मिल जाती है ना, कभी खुशी कभी गम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सच बताऊं 100% ऐसे 50 बच्चे हो गए, 100 भी हो सकते हो जिसने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। भाई मेरे, तुमने -2 लिखा होगा, मुबारक हो मुबारक हो, तुम्हारा आंसर गलत है। क्यों सर? क्योंकि भैया मैंने बताया था कि पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है। पर ऑक्साइड में वो -1 शो करता है बेटा, पोटेशियम तो हमेशा +1 होगा, सल्फर +6, तो सल्फर और पोटेशियम तो कभी गलत हो ही नहीं सकता था, सल्फर और पोटेशियम तो कभी गलत हो ही नहीं सकता था। इस ऑप्शन से अगर देखो तो ये गलत है, गलत है। एक ये बचा, एक ये बचा, सॉरी 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 सॉरी, अरे यार, एक ये ऑप्शन बचा तुम्हारे पास, एक ही ऊपर वाला बन गया है ना। अब इसमें अगर गौर से देखो तो यहाँ पे +4 था, हटा दो इसको, अगर तुम्हें नहीं भी आता तो ऑप्शन नंबर ए होता। अब
इतना भी नहीं करोगे तो यार तब तो मसला। अब ये अच्छा क्वेश्चन था, ये प्यारा क्वेश्चन था, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। सॉल्यूशन करेंगे, लंबी कैलकुलेशन है। फॉर्मूला मैंने 12वीं वाले बच्चों को पढ़ाया हुआ है, रटाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ के लिए दिया हुआ, टी हाफ की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन की सर के की वैल्यू हो जाएगी 0.693। सर कैसे पता चलेगा वो के की वैल्यू? बेटा टी की वैल्यू 1 मिनट दी हुई, खत्म बात। टी हाफ का फॉर्मूला यूज कर दो, टी हाफ का फॉर्मूला यूज कर दो। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 अपॉन के इनटू लॉग ऑफ इनिशियल प्रोडक्ट माइनस फाइनल अपॉन फाइनल प्रोडक्ट। तो वही में 2.303 आर की वैल्यू सर आपने निकाली 0.693 इनटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी 100%, बची की कितना 99% चला गया तो 0.1% बचा ना, 0.1% बचा। तो इसको बेसिकली मैं 1000 लिख दूं, 10 की पावर 3 लिख दूं, 3 लिख दूं। भाई मेरे यहाँ से हटा दो पॉइंट्स को, ये भी हट जाएगा है ना। बोलो हटेगा नहीं हटेगा? तो मैं ऐसे हटाऊंगा ना अगर बिना काटम कुटिम किए तो ये चला जाएगा तेल लगाने, ठीक है। ये आ गया 2303 अपॉन 693 इंटू 3। इनको सब सॉल्व करोगे ना 10 मिनट आंसर मिलेगा। बेचारे ने 2 लगा के आया था 4 मिनट, ठीक है, गलत हो गया उसका। चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। लाइट एब्जॉर्ब्ड। तो एक बात याद रखना यहाँ पे, अगर तुम्हें याद रहेगा तो अच्छी बात है। CFEC मैक्सिमम, CFEC मैक्सिमम वो कब होगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पे लैम्डा एब्जॉर्प्शन सबसे कम होगा, एब्जॉर्प्शन सबसे कम, खत्म बात। ये याद था तो बढ़िया बात है, नहीं याद था तो गया क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? CFEC जो है तुम्हारा वो क्या है? मैक्सिमम, है ना। तो चलो सबसे पहले देखो लैम्डा एब्जॉर्प्शन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है? सर ये रहा NH3। क्यों? NH3 तो वीक फील्ड लिगेंड होता था, NH3 फिर तुम्हारे यहाँ पे क्या है? सर NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। और यहाँ देखो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों में ही वो CO3 पॉजिटिव में NH3 और H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। पीट दूंगा अगर नहीं आता तो। गया नंबर, अच्छा है गया तो, ठीक है, गया नंबर, अच्छा है गया तो। CN और NH3 दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अगर CO3 पॉजिटिव में होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएगा। तो 3 पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएगा, ठीक है, बढ़िया बात है सर। तो मतलब सबसे कम किसमें होनी चाहिए? बी में। सबसे कम बी में यहाँ है, सबसे कम बी में यहाँ है। ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही काट दो। बी के बाद ए में, बी के बाद ए में यहाँ पर है, ये काटो ऑप्शन। बी में हो सकता है यार, कभी पागल वाली बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, which of the following compound can exist as cis trans together isomerism? भाई मेरे ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार कराया है क्लास में, कितनी बार, ठीक है। यही ऑप्शन होगा इसका, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाओ और आंसर तुम्हें दिख जाएगा। बनाओ, बनाना तो पड़ेगा ना भाई, बनाना तो पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोरिक। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन? ओ यार ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था यार। यहाँ पे तुम्हें थोड़ी देर के लिए स्टॉप लगा सकते थे तुम, ठीक है। अब देखो इसको मैंने वैसे करा के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैंने किस निंजा टेक्निक से किया क्या? कुछ नहीं किया यार। चलो H3PO4 के बारे में कह रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड है, कितना H मिलेगा बताओ? 3 H पॉजिटिव मिलेगा, मतलब 3 स्टेप्स होगा, मतलब 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक हाथ खड़े कर दिए, अगर हाथ खड़े कर दिए तो साइड जाओ, ठीक है। 3 H पॉजिटिव मिलेगा, 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। तो पहले स्टेप में पहला H एक कांस्टेंट, दूसरे स्टेप में दूसरा H एक और कांस्टेंट, तीसरे स्टेप में तीसरा H एक और कांस्टेंट आएगा। तो Ka1 Ka2 Ka3 कह रहे हैं तो हम भी कह दिया ना, ठीक है। अगर लॉग यूज करोगे तो लॉग क्या कहता है? लॉग K इज इक्वल्स टू, ऐड हो जाएगा, सही बात है, ऐड हो जाएगा। H3PO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन, हाँ भैया बिल्कुल 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 एसिड ज्यादा अच्छा है वो, क्योंकि उसके बाद ज्यादा हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइड्रोजन है सर। Ka1 की वैल्यू भी Ka2 से ज्यादा, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टी है, ये तो बेकार बात है। ABC देखो कि अब यही देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया। ऐसा कुछ वाव क्वेश्चन नहीं था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था ये कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन है और बहुत फॉर्मूला लग रहा नहीं लग रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से बनेगा, बट द पॉइंट इज दैट कि दिमाग से बनेगा, बट द पॉइंट इज दैट कि दिमाग से बनेगा। देख रहे हो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई, है ना। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन इस साल पूछे गए यार, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ऐसे ही पूछे गए क्वेश्चन। मतलब इस बार थोड़ा सा केमिस्ट्री को टफ कर दिए इन्होंने, और ऐसे कर दिया कि एक बार एक क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शन सेम सेम। अरे भैया ठीक है, चलो ये लो। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो बहुत लल्लू पूछी थी। पूछा है which one of the following reaction does not give benzene ring? सोडा लाइन कुछ नहीं करेगा, निकाल देगा CO2 को, बन जाएगा बेंजीन। अरे भैया MO2O3 भाई बेंजीन, ये तो भाई NCERT की रिएक्शन है। बेंजीन मत पढ़ो NCERT, कोई बात नहीं है, मत पढ़ो।
डाइजोनियम सॉल्ट को जैसे ही तुम वाटर में डालते हो, रट रट के कहा था कि वाटर में डालोगे तो भैया फिनॉल बनेगा, रट रट के बताया था फिनॉल बनेगा। बेंजीन कब बनती थी बताओ? बेंजीन भी बनती थी जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता था, MgBr। इसमें H2 डाल दोगे बेटा, ये बन जाएगा सिर्फ बेंजीन। नहीं ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं दिया ना, आई नॉट टू बेंजीन नहीं। ये वाला ऑप्शन 4 निकलो आगे। आसान क्वेश्चन ये बताओ, लल्लू क्वेश्चन, जे बच्चे वाले जो बोर्ड्स वाले ना वो करके जाओगे, नहीं किए तो पिटो। लैम्डा इज इक्वल टू सॉरी अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, खत्म बात। लैम्डा एम कितना दिया हुआ था? लैम्डा एम कितना दिया यार, जल्दी बताओ। कहाँ चला गया? लैम्डा एम की वैल्यू क्या ली थी मैंने यार? 90 90। ठीक है सर, 90 लैम्डा एम निकालना पड़ेगा, नॉट एम 349, अरे 400 आ जाता है, 400 आ जाता है। काटो मोटी मचाओ, इसका आंसर आएगा क्या लाया भैया? कैलकुलेशन का आंसर नहीं दिया गया मैंने, कर लेना है आंसर, कर लेना ठीक है, जो भी आएगा देख लेना अपना। 4 2 8 2 0.2 ये वाला ऑप्शन आएगा इसका। ओह हो ये नहीं आएगा भैया। देखो मैंने खुद वही किया है, ठीक है, सी और डी दोनों ऑप्शन खाली थे। अब देखो इन दोनों को देख लो, ये दोनों नहीं होंगे 100% श्योर, लेकिन इन दोनों में देख लो कौन सा ऑप्शन। चलो निकलो आगे, निकलो। हाइपोथेटिकल क्या है? हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। ये बात को समझो, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है भाई, इसको एकदम इजीली, इसको मैंने एक नोटबुक में लिख करके इसको समझाया था कहीं पे। हाँ, ये मेरा एक स्टूडेंट आया था, वो मेरे सामने बैठा था। भाई मेरे एक बात बताओ, स्टेटमेंट 1 कैसे सही हो सकता है यार, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 को एग्जिस्ट कैसे कर गया? एग्जिस्ट कैसे कर गया जो क्वाइट स्टेबल की बात कर रहे हो? एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। या अल्लाह, सिंपल सी बात थी यार, सिंपल सी बात थी। आओ आओ देखो 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 देखो, कहाँ गया वो क्वेश्चन? अरे यार जहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया था भाई, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ना, नहीं केमिकल बॉन्डिंग, ये रहा। देखो कहा था ना, रट रट के कहा था, बॉन्ड ऑर्डर करके जाओ, बॉन्ड एंथैल्पी करके जाओ। नहीं करके आए हो तो गलत करके आए होगे, मुबारक हो आपको। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। कहाँ है? बोथ स्टेटमेंट बोथ आर फॉल्स, खत्म बात, निकलो आगे क्वेश्चन में। हाँ अब ये एक प्यारा क्वेश्चन है, अब यहाँ थोड़ा सा रुक जाना यार, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बहुत देर तक मैं इस क्वेश्चन में, देखो मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी में किया एक्चुअली, सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, बट यहाँ देख रहे हो मैंने भी यही दोनों ऑप्शंस लगाए हैं। अब मैं इन दोनों में श्योर नहीं हूँ, अब वो ऑफिशियल आंसर की आने तो एनटीए देखते हैं क्या मान रही है। बट अगर ये क्वेश्चन में जो मैं सोच रहा हूँ, अगर एनटीए उतना सोच रही है तो यार ये क्वेश्चन जेई वालों के लिए था यार, थोड़ा एडवांस वालों के लिए था, नीट वालों में से नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन अगर इन्होंने 2 ऑप्शन दे दिया तब ठीक है, तब तुम लोगों के लिए क्वेश्चन था। पूछा है इन्होंने कि मिनिमम कंडक्टेंस, भाई मैंने तुम लोगों को लाख बार बताया था कि अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स ये है, ठीक है, तो ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा, फर्दर ब्रेक नहीं होगा। अगर ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा, अगर ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, हमें उससे मतलब ही नहीं है। इसके बाहर जो भी चीज होती है, इसके बाहर जो भी अक्कड़ बक्कड़ में वो होता है, वो रिएक्शन में बैठ लेता है। ये टूटेगा, आयंस देगा, तो वही तो कंडक्टेंस बनाएगी, और जितना ज्यादा आयंस देगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस। आयंस इंक्रीजेस, कंडक्टेंस इंक्रीजेस सर, कंडक्टेंस इंक्रीजेस। देखो यहाँ पे तीन आयंस मिलेगा, चलो 4 आयन मिलेगा एक्चुअली, इसको मिला लो तो 4 आयंस बेटा। यहाँ पे 2 आयंस, यहाँ पे 0 आयंस, बढ़िया बात है, यहाँ पे भी 0 आयंस। लेकिन अगर तुम इसको थोड़ा सा वो करो, क्या कहते हैं, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे अगर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी क्या इस क्वेश्चन में? नहीं है बे, अब निकाली तो थी। चलो कोई बात नहीं, निकाली तो निकाल दो। x प्लस 0 इंटू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। मतलब यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि Cl3 है ना भाई, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव। तो एक चीज याद रखना, जहां पर चार्ज कम होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसकी कंडक्टेंस कम होगी। जहां पर चार्ज कम होगा उसकी कंडक्टेंस कम होगी, उस हिसाब से सेकंड ऑप्शन था। वरना तो मेरे ख्याल में इनका 1 2 दोनों देंगे और तुम्हारा मार्क्स तुम्हें मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, देखो तेरा क्या लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन करके जाओ। अरे भाई एक क्वेश्चन तो 4 मार्क्स का फ्री में मिलता है, नहीं करके गए तो ट्रिक होती है यार, यूट्यूब पे इतनी ट्रिक है, इंटरनेट पे ट्रिक है, गूगल पे ट्रिक है, जाओ सर्च करो निकालो। नहीं निकाले तो फ्री का 4 नंबर छोड़ के आओ, मुबारक हो, ठीक है, बहुत मुबारक हो। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को मुझे फ्लैटन करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले तो देख लो ये क्या कौन सा प्रोसेस है। ये प्रोसेस है तुम्हारा एक्सोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस है तुम्हारा? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी होगी उससे ज्यादा प्रोडक्ट की एनर्जी होगी। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी उससे ज्यादा तुम्हारे प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, यही बात है ना इसमें, ठीक है।
नहीं, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, सॉरी 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 सॉरी। प्रोडक्ट की एनर्जी जो होगी वो कम होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी ऑब्वियसली। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, हीट निकले, मतलब अगर वो रिएक्शन हुई है और वो रिएक्शन खुश हुआ होगा, मतलब जो एलिमेंट होगा वो खुश हुआ होगा। बचपन से मैं ऐसे ही पढ़ता आ रहा हूँ, खुद भी ऐसे ही पढ़ा है, आपको भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। जब कोई रिएक्शन में से एनर्जी निकल गई, इसका मतलब वो खुश हुआ है उस स्टेट में आकर के, ये खुश हुआ है, खुश हुआ है मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी। तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होनी चाहिए, तो वो दोनों ऑप्शन ये दोनों है, ठीक है। और जो तुम्हारा ये तो भैया ये तो एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, ये जो डेल्टा एच है ये एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी ना है ना। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है हमारे पास, ठीक है। ये तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में जितनी एनर्जी गई वो है ना, तो वो तो ये तो होती है वो, है ना। और ये जो एनर्जी है ये तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेटेड चारकोल बनाने के लिए। अरे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, आंसर देखो चलो निकलो, ठीक है। बेकार क्वेश्चन, ठीक है। इसको तुम ऐसे समझो कि जो तुम्हारा ह्यूमिडिटी होती है वो लिक्विड इन गैस होती है, क्योंकि गर्मी जो यार इस क्वेश्चन को जनरल नॉलेज से कर सकते थे, अपने दोस्त यार के साथ ज़्यादा रहोगे। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, उसका नाम नहीं लूंगा इस लेक्चर में, ठीक है, विवाद हो जाता है वरना, ठीक है। वो उसके साथ मैंने 9th-10th स्पेंड किया, बस ये याद रखना। तो भाई मेरे जब मैं उसके साथ घूमता था तो वो एक वर्ड बोलता था, उमस। भाई बहुत उमस है यार, भाई बहुत उमस है, पागल हो जाता है। मुझे उमस का मतलब पता नहीं था, ठीक है। मैं सोचूं उमस क्या है, फिर मैंने मम्मी से पूछा एक बार कि उमस क्या है, उन्होंने बताया ह्यूमिडिटी को उमस कहते हैं। किसको कहते हैं, ह्यूमिडिटी को उमस कहते हैं। देखिए ह्यूमिडिटी को कह रहा था, ये ह्यूमिडिटी को कहते हैं उमस। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उससे मैंने बस एक यही सीखा अपनी लाइफ में, उससे बस यही सीखा, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ह्यूमिडिटी जब होती है जब वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर में ज्यादा हो, मतलब लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, ठीक है भाई, समझ गए। अल्लाह सॉलिड इन सॉलिड, बस अगर ये दोनों तुम्हें आता था इन दोनों को मत करो, स्मोक हटाओ, ठीक है। तो देखो ए का टू ये रहा, बी का वन, ये देखो शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन था यार जिसको बना के देखना था तुम्हें, ये क्वेश्चन भी अगेन तुम्हारे लिए स्पीड ब्रेकर था। आई एग्री विद द स्टेटमेंट, बनाते हैं इसको। देखो एन मिथाइल एनिलीन, एनिलीन कह रहे हैं, एन मिथाइल एनिलीन। दूसरा बनाता हूँ बेंजीन अमाइन। अरे भैया एनिलीन को तो कहते हैं बेंजीन अमाइन, इथेन अमाइन, एन इथाइल इथेन अमाइन। लो भैया इथेन अमाइन का है ना, इथेन अमाइन तो मतलब CH2 CH3, ठीक है भाई, ठीक है। बेसिसिटी आ जाओ एनिलीन चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हंसी आ रही होगी भाई मुझे, अगर तुम लोगों ने किया नहीं होगा तो। टेस्ट, बेसिसिटी, नेमिंग रिएक्शन, बस। आई एम रियली सैड अगर तुमने ये क्वेश्चन गलत किया तो भाई। अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है मुझसे पढ़ने का, छुट्टी करो, जाओ मत पढ़ना आज से, ठीक है। कोई फायदा नहीं यार, जब तुम्हारा टीचर तुम्हें समझा रहा हो ना, कोई चीज़ बता रहा हो यार, तुम लोगों से कितना बढ़ाऊंगा। अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, हमारा सेकंड थर्ड ईयर चल रहा होता है, ठीक है, कितना बढ़ाऊँ तुमसे बताओ। अगर मैं कह रहा हूँ तो एक्सपीरियंस करके कह रहा हूँ ना, मजाक थोड़ी है। फिर भी अगर नहीं कर रहे हो तो यार तुम्हारा फॉल्ट है। चलो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में हमसे वैसे, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी इंक्रीजेस मतलब बेसिसिटी में, सॉरी बेसिसिटी गलत हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ दिख रहा है मुझे, तो ये वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए, इथेनामाइन, देन इथेनामाइन। हाँ, क्योंकि एलिफेटिक में ज़्यादा होती है, एरोमेटिक से वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में कोई बच्चा होगा जो पूरा सॉल्व करेगा, यहाँ ऐसे ही लोगों की वजह से सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में भी इन्होंने तेज बने, इन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस दिया है। कुछ मत करो यार, मोल निकाल लो, मोल निकालने के बाद उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास भी दिया हुआ है, अगर उस हिसाब से देखो तो मोल निकालने पे एटॉमिसिटी से मैंने मल्टीप्लाई जब किया था, हमने इसको पूरा सॉल्व किया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद और ABD हमारा ऑप्शन मिलता है, ABD हमारा ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा यार, ठीक है, एक्चुअल में नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन बुरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल इंक्रीज द बेसिसिटी, बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ, हेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिक्रीज द, मतलब हाँ
एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा और बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। सिंपल है यार, ठीक है। तो इसको, इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो सबसे कम जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे कम, वो सबसे अच्छा एसिड होगा। थर्ड ऑप्शन खत्म, बेकार क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ, फेरोमैग्नेटिक इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिक, सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गलत है, ठीक है। मतलब तुम करके देख लेना यार, पूरा लिख करके जाओ करो, ठीक है। मेरे ख्याल में जो क्रोमियम है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएगा 2 पॉजिटिव में, और एनडी जो होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 तो तुम्हारा सही लग रहा है, बी वाला गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, ठीक है, 2 इज फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द करेक्ट, इसको हम लोगों ने वैसे ही सॉल्व किया है, तो देख लो। अगर इसमें तुम्हें सही से ढंग से एक भी चीज़ आ रही होती तुम्हारा सब सही हो जाता। जो तुम्हारा है ये सिंपल डिस्टिलेशन है, अच्छा। और जो ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइन है वो तुम्हारा डिस्टिलेशन है। तो ए का 4 दोनों ऑप्शन गलत, और मुझे सी आता है, सी का 1, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ रिएक्शन लो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है यार ये, बाय अ फैक्टर रेट कांस्टेंट वगैरह करना है। चलो देख लेते हैं। एक बात तुम्हें पता है KP इज इक्वल्स टू KCRT डेल्टा NG होता है, KCRT डेल्टा NG। डेल्टा NG मतलब 2 - 1, डेल्टा NG मतलब 2 - 1 मतलब 1, तो डेल्टा NG क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डेल्टा NG क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब है KP इज इक्वल्स टू KCRT हो जाएगा तुम्हारा। इसके अलावा हमें KC के बारे में एक चीज़ पता होती है कि KC K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड होता है, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड होता है, ठीक है। तो K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड की तो वैल्यू दी हुई है ना, दी हुई है 1/2500, ठीक है। तो बस यार कुछ नहीं, तो KP निकालना है ना, 1/2500 इंटू 0.0831 इंटू टेम्परेचर 1000 केल्विन लेना है। इनको सॉल्व करो और आंसर निकालो। मेरे ख्याल में ख्याल व्याल नहीं करते हैं ज़्यादा यार, थर्ड ऑप्शन है, निकलो आगे, कैलकुलेशन खुद से करना, मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सर ने यहाँ सॉल्व किया पूरा, ठीक है, तब आगे आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड एट, हाँ नाइट्रस एसिड, यस, मैंने लाख बार बताया था, नहीं किया ना, बाहर में जाओ। क्या कर सकता हूँ मैं तुम लोगों के लिए, NaNO2 + HCl क्या बनाएगा, NaNO2 + HCl, HNO2 क्या बनाएगा, HNO2 क्या होता था सर, नाइट्रस एसिड। अस आता था जब कम होगा, इक आता था जब एक ज्यादा होगा, ऑक्सीजन में अगर यही बनाएगा HNO3, तो ये क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। ये हमारा काम का नहीं है, मैंने बस एक ज्ञान की बात बता दी तुम लोगों को, ज्ञान की बात बता दी। पेंसिल वाला फील क्यों आने लग गया इसमें चलो, तो पहला ऑप्शन तो 100% सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, इंसर्शन ऑफ आयोडीन। हुज़ैफा सर आ गए तुम्हारे, मेरे ख्याल में उनको लग रहा है लेट हो रहा है कि सर आप बहुत टाइम दे रहे हो। इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग is difficult and hence iodobenzene is prepared through the reaction of benzene disonium salt with Ke। देखो स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, क्योंकि आयोडीन का जो प्रिपरेशन होता है मैंने बताया था कि वहां पर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, इसलिए हमारे ये दोनों ही रिएक्शन सही है, मैंने बताया था लेक्चर में, ठीक है। अगर नहीं पता तो फिर क्या बोल सकता हूँ मैं, अभी पेपर डिस्कशन करने आया हूँ, थोड़ी ना पूरा चैप्टर पढ़ाने आया हूँ। देखो इसमें इस बच्चे ने गलत आंसर लगाया था, पहली बात, इसमें एक यहाँ पर, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 तो यही हो गए, और तुम इन्होंने कहा स्टीरियो आइसोमर्स, तुम जैसे ही यहाँ पे Cl लगाओगे ना, ये कायल कार्बन हो जाएगा, कायल कार्बन हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 5। बॉन्ड डिसोसिएशन, इसमें चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, क्या स्ट्रॉन्ग, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम चेक करो तो मेरे ख्याल में ये sp होगा, नहीं sp 1 2, हाँ तो sp2 होगा, ठीक है, सॉरी माय फॉल्ट। यहाँ पे अगर चेक करो तो sp आएगा, यहाँ पे अगर चेक करोगे तो sp3 आएगा। तो अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हारा सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइज कौन सा है, सबसे ज्यादा 2 है, 2 के बाद ये फिर 3, तो 2 1 3, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डीक्लोराइज ब्रोमीन। अरे भैया जो ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा वो डीक्लोराइज कर देगा, जो नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा, खत्म बात, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बाकी सारे ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे। एंड फिनॉल नहीं करता है, फिनॉल नहीं करता है, क्या तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है सर। यहाँ पे अगर तुम ब्रोमीन को कराओगे बिल्कुल एडिशन होगा, यहाँ पे भी कराओगे तो बिल्कुल एडिशन होगा, NH2 भी जो है तुम्हारा वो करा देगा रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाओ फिर से,
इसका ऑप्शन तो मैं ऐसे ही देख के बता दूं मैं तुम्हें अभी। स्टिल मैं कर रहा हूँ सर, आप बता दिए, बड़ी बड़ी बात थोड़ी नहीं हुई, आप तो इतनी बार पढ़ रहे हो। देखो यहाँ पे से ये तो इतना तो क्लियर है तुम्हें कि ये बेंजीन नहीं, उसके ऊपर में अल्कोहल बन जाएगा। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? एक सेकंड, माय फॉल्ट, कुछ इसमें मिस्टेक है क्या? ठीक है, ये तो एकदम सेम रहेगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, CN है, सॉरी फिर से मैंने मिस्टेक कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये C ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो ब्रिग्नार्ड रीजन, कौन ब्रिग्नार्ड रीजन? ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है भैया? CH3 नेगेटिव Mg। मैं ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अटैक करेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे किसको यूनिट मान रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये टूटा होगा C डबल बॉन्ड N MgBr, इसको हाइड्रोलिसिस किया ना, यही करता हूँ हाइड्रोलिसिस। तो ये एक दोनों बॉन्ड टूटेगा, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर H, है ना भाई? ऐसी तो होता है हाइड्रोलिसिस, है ना? अच्छा, मैंने ये भी बताया था, एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल कंडीशन होती है। यहाँ से निकाल, सॉरी, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो, तो ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। बेकार क्वेश्चन, ये मैंने उसमें भी लिया था शॉर्ट्स में भी अपने, इसका ऑप्शन 3 है। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें रोकेंगे नहीं भाई, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें रोकेंगे नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हैबर्स प्रोसेस में कौन सी चीज एकदम सामने हैबर्स प्रोसेस में Fe यूज होता था। ये जिगलर कैटालिस्ट, जिगलर, इसका यार प्रोनाउंसिएशन ही खराब है इसका, मुझे TiCl4 होता है, इसमें याद रखना। विल्किंसन है, विल्किंसन जो है तुम्हारा PPH3, और ये तो होता है सब सेम है, एक ऑप्शन नंबर ये सब क्वेश्चन आसान थे। हाँ, अब ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है यार, अगर तुमने इस चैप्टर की नॉलेज नहीं है तो। कौन सा चैप्टर है? सॉल्यूशन। कौन सा पूछ रहे हैं? पॉजिटिव डिवीजन, नेगेटिव डिवीजन, है ना? तो पॉजिटिव डिवीजन अगर नेगेटिव डिवीजन पूछ रहा है और मोल्स दिया हुआ, तो सबसे पहले कैलकुलेशन कर लो, टोटल प्रेशर क्या होगा तुम्हारा? टोटल प्रेशर होगा 63 इनटू, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा टोटल 15 प्लस 78 इनटू, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 5। आई होप सो सही हो गई मेरी कैलकुलेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? तो जो हमने कैलकुलेट किया प्रेशर, वो कितना आ रहा है? इसको अगर कैलकुलेट कर लो तो मैंने क्या किया है इसमें, कैलकुलेट नहीं किया था क्या? अरे यार, चलो एक बार मैं कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे जल्दी से। सेवेंटी थ्री आ रहा है, 73 आ रहा है। थोड़ा बहुत तो दिमाग चलता है यार, मैथ्स का स्टूडेंट हो, ठीक है? थोड़ा बहुत तो दिमाग चलता है। तो पीटी की जो वैल्यू आ रही है वो 73 आ रही है। ये है क्या? हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू। ये क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू। कितना आया सर? 73। और जो ऑब्जर्व्ड है वो 70। इसका मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज्यादा है ऑब्जर्व वैल्यू से। ऑब्जर्व वैल्यू से मतलब ये क्या होगा? नेगेटिव डिवीजन, सेकंड ऑप्शन। यार ये सब मैं नहीं कराऊंगा यार, फ्रक्टोज ऑप्शन है इसका। बेकार क्वेश्चन, ओ सॉरी बेकार क्वेश्चन। कहाँ चला गया यार बीरा? मिल नहीं रहा अल्मोनियम हाइड्राइड डाइसोब्यूटाइल। हो, क्या नाम था इसका यार? डाइसोब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड, AL। इसका एक स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया था क्लास में। देखो यार, ये क्वेश्चन है यार, अब मुझे कराने का मन नहीं कर रहा है। कितना और क्वेश्चन रह रहा है? चलो भैया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन और रह रहा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन है यार, ठीक है? मैं कह रहा हूँ बार बार तुमसे कि क्वेश्चन ज्यादा आसान नहीं था, ज्यादा भारी भी नहीं था भाई, ठीक है? बस ऐसा था कि इन्होंने थोड़ा सा तुम्हें घुमाया है इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा, ठीक है? चलो ये देखो, ये इनका एकदम सही स्टेटमेंट है। आई वाला बहुत तेजी में निकल जाता है, दूसरा रीजन भी बहुत सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसका एक्सप्लेनेशन वह भी सही है, ठीक है? इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। आ जाओ, ये क्या क्वेश्चन है भाई? ये कहाँ था? इसको किया है क्या मैंने? लेट मी चेक। ये क्वेश्चन क्या है? आते हैं थोड़ी देर में आते हैं। हाँ भैया, ये देखो, ये बहुत बुरा क्वेश्चन था। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। चिल्लाना मत मुझ पे, मुझे मत बोलना कुछ भी, जाके एनटी वाले को बोलो। इसको उसका हर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, या तो किसी बच्चे ने अगर ट्रिक वजह से किया हो तो ठीक है भाई, लेकिन इसका स्ट्रक्चर हर चीज बनाना पड़ेगा। 10 स्ट्रक्चर आते हैं इसमें। हाँ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन, डाइपोल मोमेंट H2O का सबसे ज्यादा होता है, हैं? H2O का सबसे ज्यादा होता है, हाँ होता है, NH3 का, CH3 का। ये तो ऑप्शन सही है भैया, ए वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है। करेक्ट ही तो पूछा है। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी N2 की ज्यादा होगी,
हाँ ये भी सही लग रहा है मुझे, तो ए और डी तो सही है, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है मुझे, ऐसा तो यही होगा। वैसे मैं बता दूं, अगर तुम यहाँ पे लोन पेयर चेक करोगे तो बना के भी चेक कर सकते हो। 8 इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें से चार्ज लगे तो 2, 1 इलेक्ट्रॉन तो बच रहा है, मतलब चार्ज लग गया तो 6 8 होता है ना, तो 2 उसमें बच जाएगा तुम्हारा वो क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी यार अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास देखो अगर, तो तुम्हारे पास एक ही बचेगा, क्योंकि 2 2 4 और 2 6, हाँ तो 2 ही, एक ही पेयर बचेगा। और यहाँ पे देखो तो 3 पेयर बचेगा आई थिंक, हाँ 3 पेयर बचेगा, ठीक है। बेकार बात कह रहे हैं, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है भैया, उससे कार्बन का बॉन्ड ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन छोटा है। जब इधर मूव करोगे यार तो ऑक्सीजन बाद में आ रहा है ना, छोटा बॉन्ड बनाएगा। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, और ये है तुम्हारे पास पॉजिटिव, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमें देना पड़ेगा एनर्जी। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हायर टेम्परेचर सूटेबल होता है, लोअर टेम्परेचर नहीं। यही बात थी कि जब मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाया था तो मैंने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अलग अलग बताया था, कब एंडोथर्मिक फेवरेबल होगा कब एक्सोथर्मिक होगा वो बताया था। हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर किसी बच्चे ने हायर टेम्परेचर किया तो सही है बेटा, चिंता मत करो। अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंक्रीज किया है तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। तो ए डी सी डी देख रहे हो, ये इनका नाटक इस साल स्टार्ट हुआ है यार, हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शन सही डाल दो। अब इसके वजह से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होकर टाइम टेकिंग बन गया केमिस्ट्री का पेपर, मैं क्या बताऊं, अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हुआ है यार, ठीक है। मुझे खुद बहुत ज़्यादा ही अजीब सा हो रहा है, क्योंकि भाई बच्चे हैं यार, बहुत मुश्किल से तैयारी होती है यार, और बहुत टाइम लगता है तैयारी में, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद एक बच्चा पूरे 1 साल तैयारी करता है, और उसके बाद आप ऐसा पेपर बनाते हो यार। थोड़ा बच्चों के बारे में सोचो, 25 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, सीट तुम्हारे पास है नहीं ढंग की, 720 में से 710 नंबर जो बच्चा ला रहा है वो भी दिल्ली एम्स को थोड़ा ऐसे देख रहा है, यार शिट, क्या फायदा यार, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो तुम, बच्चों की एल लगा रहे हो सिर्फ। कंपटीशन को डाउन करो, ठीक है, इतना ज्यादा कंपटीशन बना करके कुछ खास होने वाला नहीं है, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। 720 में 710 ला करके वो सोच रहा है दिल्ली एम्स को, यार अब 710 नंबर बढ़िया नंबर होते हैं, पेपर देखो आप अपना, क्या क्या बोला जाए बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। अच्छा रेट कांस्टेंट वाला क्वेश्चन तो मैंने अलग से कहीं पे सॉल्व किया था इसको, चलो यार अभी मिल नहीं रहा, देखते हैं। इसमें उन्होंने क्या दिया, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 0.03 हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द, अच्छा यहाँ से मुझे ये चीज समझ आ गई यार, वही मैं सोचूं यार क्या है क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ, टी हाफ की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 0.0693, के की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, रेट कांस्टेंट ही दिया हुआ, तो टी हाफ की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। हाउ मच टाइम, अच्छा कितना टाइम लगेगा फिर इसको, 2.303 अपॉन, एक सेकेंड यार, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज दिस, अच्छा रेट कांस्टेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसकी जरूरत मेरे ख्याल में पड़नी नहीं चाहिए ना, 0.03 इंटू लॉग ऑफ 7.2 अपॉन 0.9, पॉइंट हटा दो, 9 8 72 होता है, लॉग 8 की वैल्यू याद होगी तो बढ़िया बात है, दी है क्या भाई यार, log 2 की वैल्यू दी है, तो चलो उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 × 2, कोई बात नहीं है भाई, कर लेना इसको यार, सॉल्व करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है। मैंने इसमें कोई आंसर तो टिक लगाया नहीं है, पता नहीं क्यों, बट जो भी है इसका आंसर चेक कर लेना अपना यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तुम लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करके हम लोग सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हुज़ैफा भैया भी हैं और वो भी तुम्हारा पेपर लेकर के आएंगे यार। ये तो लसांजान्स टेस्ट है, याद ही रखा करो यार, ये कॉपर ऑक्साइड उसमें यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है। इसी के साथ ये पेपर हमारा ओवर होता है, ठीक है। इसलिए आई एम टेलिंग यू कि पेपर जो है तुम्हारा वो, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान चिंदी से थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं यार जो लिटरली टफ है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, और भी जो भी NTA हैं वगैरह वगैरह, यार तो थोड़ा कॉम्पिटिशन को थोड़ा सा लूज़ करो यार, ठीक है यार, इतना प्रेशर मत बनाओ बच्चों पे। आपने केमिस्ट्री का पेपर इतना लंबा कर दिया यार, फिजूल मतलब का, आपने एक क्वेश्चन में 3 4 सही ऑप्शन दिए कि बच्चा और सोचे उस क्वेश्चन के बारे में। क्या चाहते हो भाई, 3 घंटे में बच्चा क्या क्या करे, क्या चाहते हो 3 घंटे में बच्चा क्या क्या करे यार बताओ। एक तो आपका कंपटीशन इतना टफ है, कंपटीशन निकल नहीं रहा बच्चों से, 710 700 नंबर लाया हुआ बच्चा भी किसी एक, उसके लिए भी एक ड्रीम कॉलेज रह रहा है यार, अब क्या चाहते हो। तो स्टिल मेरी रिक्वेस्ट है यार कि थोड़ा सा कुछ अच्छा करिए पेपर के बारे में, ठीक है। ऐसे बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत मेहनत लगती है, कुछ बच्चे इतना सीरियस होते हैं कि उनको खाना तक का आइडिया नहीं रहता कि उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, लगे पड़े हैं यार उस कंपटीशन के बारे में, लगे हुए हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद जब वो बच्चा आके सामने आपके रो रहा है कि यार मेरा पेपर नहीं हो पाया, अच्छा इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है
इसमें सिस्टम की गलती है यार। बच्चा क्या करे यार, कितना पढ़े, उसने कर लिया अपनी मेहनत, फिर भी उसके साथ ऐसा हो रहा है। बायो भी तो है यार, फिजिक्स भी है, बायो भी है, केमिस्ट्री भी है। बायो का अलग टेंशन रहता है याद करना, उसके बाद फिजिक्स को अलग है सॉल्व करना। वो बच्चा यही एक्सपेक्टेशन लेकर के आ रहा है कि मैं 40 मिनट में पेपर करके निकल जाऊंगा यार, 45 मिनट में पेपर करके निकल जाऊंगा केमिस्ट्री का। और उसके बाद जब उसके 45 मिनट के बाद भी उससे और टाइम लग रहा है, जब उसको 1 घंटा 1.25 घंटा केमिस्ट्री के पेपर में लग रहा है, क्या सॉल्व करेगा वो फिजिक्स? फिजिक्स के पेपर में भी डिस्कस होगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से एक बार लास्ट में मिलूंगा, बताऊंगा, फिजिक्स से मैं डिस्कशन हो जाए एक बार हुज़ैफा सर से कि क्या कैसा रहा पेपर, फिर मैं उसके बारे में बात करूंगा। 25-30 क्वेश्चन ही ढंग से बन रहे हैं बच्चों के फिजिक्स में, बाकी मिलते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन के बाद भी। चलिए अभी तक ओवर करते हैं इस लेक्चर को, और बात करते हैं लेक्चर खत्म होने पे फिजिक्स वाला, ठीक है? जब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो, सर आ रहे हैं, सर से बातचीत करो। सो अब हम लोग मूव करते हैं फिजिक्स साइड में। तो मैं हूं हुज़ैफा इरशाद, आप लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे इस चैनल पे। वैसे तो मैं जेईई के स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ाता हूं, क्लास 11 का बैच भी स्टार्ट हो चुका है मेरा, फिजिक्स एम्पायर नाम से है हमारा चैनल। तो जो भी स्टूडेंट इस साल 2025 में क्लास 11 में गए हैं, वो अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं अगर जेईई का, तो वो उस चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन के डिस्कशन में। तो भाई पेपर तो टफ आया है इस बार, इसीलिए शाहजेब सर ने मुझसे कहा था कि सर बच्चे कह रहे हैं कि इस बार पेपर काफ़ी टफ आया है फिजिक्स का, तो डिस्कशन करना है। तो मैं आ गया इसके डिस्कशन के लिए। तो देख रहा हूँ पेपर टफ है, बिल्कुल टफ है पेपर। एंड जब हम लोग पेपर का डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हो जाने वाले थे और कितने टफ थे और कितने मॉडरेट थे, ये सब हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहला ही क्वेश्चन, मतलब कि ये जो सेट हम लोग का जो सेट नंबर है, तो हमारा सेट नंबर है 45। हाँ, हमारा टेस्ट बुकलेट है वो है हमारा 45। तो जिस स्टूडेंट को भी ये बुकलेट मिला होगा और उन्होंने जब पहला क्वेश्चन ये देखा होगा, और अगर जो समझदार स्टूडेंट होगा ना, वो इस क्वेश्चन को देख के यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई करने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे 30 सेकंड में या 1 मिनट में नहीं होगा। इस क्वेश्चन को करने में आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। ये क्वेश्चन है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का, ये क्वेश्चन है हमारा। और इस क्वेश्चन को करने में आपको काफ़ी टाइम, कम से कम अगर सब कुछ आता भी है तब भी इस क्वेश्चन को करने में आपको कम से कम 3 to 4 मिनट लगने वाले हैं, ठीक ना? तो इसका जब अभी हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि अगर सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे खुद सॉल्व करने में इसे बहुत टाइम लगा है, इस पेपर को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे अगर डिटेल डिस्कशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम लोग सिर्फ अभी सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन होगा ये वाला 2 d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू रो जी अपॉन एस टू वाई। तो ये होगा हमारा पहले का आंसर। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, eyepiece of focal length 4 centimeter and the tube length of 40 centimeter. If the distance of distinct vision of eye is 25 centimeter, the magnification in the microscope is। ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन होने वाला था। ये क्वेश्चन जिसको भी फॉर्मूला पता होगा वो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर ले जाएगा आसानी से। तो इसका जो आंसर है वो है 2। हमारा इस बच्चे ने इसका आंसर बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। देन हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्या है? इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, उसका चार्ज दिया हुआ है, उसका स्पीड दिया हुआ है c/18, मतलब कि जितना स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में उसका अपॉन 100 है। उसके बाद हमारा मैग्नेटिक फील्ड है कितना, जिसका मैग्नीट्यूड है 9 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला पर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है किसके? इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। We wish to apply an uniform electric field together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल हो जाने वाले हैं जिन भी स्टूडेंट को इसका कॉन्सेप्ट पता होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन तो हम लोग नोट्स में भी कर चुके हैं पहले, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हो जाने वाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 27 × 10⁻² वोल्ट पर मीटर। ये क्वेश्चन हमारा आसान था। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, देयर आर टू इंक्लाइंड सर्फेसेस ऑफ इक्वल लेंथ एल एंड सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब कि 2 इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी सेम है विद द हॉरिजॉन्टल, वन ऑफ देम इज रफ। अच्छा, इसमें एक चीज ट्विस्ट कर दिया है कि जो पहला सरफेस दिया है वो रफ दिया है और दूसरा हमारा परफेक्टली स्मूथ है। मतलब एक में हम लोग को फ्रिक्शन लेके चलना है, एक में हम लोग को फ्रिक्शन नहीं देखना है। अ गिवन बॉडी टेक्स 2 times as much टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन रफ सरफेस देन ऑन द स्मूथ सरफेस।
मतलब कि अगर हम लोग किसी बॉडी को उस इंक्लिनेशन पे रखते हैं तो जितना स्मूथ सरफेस पे जितना टाइम लगेगा उसको, उसका डबल टाइम उसको लगेगा रफ सरफेस पे पास होने में। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रफ सरफेस। अच्छा, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमारा मॉडरेट है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, मॉडरेट के साइड में आता है, तो इसको आंसर आ जाएगा हमारा 0.75। ओके, देन हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा द काइनेटिक एनर्जीज of two similar cars A and B are 100 joule and 225 joule respectively on applying brakes. Car A stops after 1000 meter and car B stops after 1500 meter. If force on A and force on B are the force applied by the brakes on car A and car B respectively, then the ratio FA upon FB। तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, जिस स्टूडेंट को भी काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा इसको आसानी से कर ले जाएगा। तो इसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी यूज़ होने वाला है। इसमें काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² वो हमारा यूज़ होगा। उसके बाद हमारा जो न्यूटन लॉ है उसका हमारा थर्ड इक्वेशन यूज़ होने वाला है हमारा। तो फिर उससे ये इसका फिर आंसर जो है आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। और जो हमने इसका आंसर निकाला है वो 1/2 है। इस बच्चे ने बिल्कुल सही करा है, इसका आंसर 1/2 सही है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। तो ये सर्किट अगर आप इसको जब एनालाइज कीजिएगा तो ये देखिएगा कि ये 6 ओम वाला सर्किट है। ये जो हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा इससे हमारा जो जीरो करंट, कोई भी करंट इससे हमारा पास नहीं करने वाला है। देन अब ये वाला जीरो हो गया, इससे करंट जीरो करंट पास होगा। देन फिर आगे तो बाकी सब सारा सर्किट आसान है, आप इसको सॉल्व करके V = IR लगा लीजिएगा। तो I = हो जाएगा आपका V/R, V दिया हुआ है, R इससे निकाल के पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 0.5 एम्पियर, इसका आंसर आने वाला है हमारा। देन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? A bob of heavy mass M is suspended by a light string of length L। मतलब कि एक बॉब है, या हम लोग इसी को यहीं से समझते हैं, बॉब है जिसका काफ़ी हेवी मास का है बॉब, और वो एक हमारे हल्के से स्ट्रिंग की तरह से लटका हुआ है वो। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को मासलेस भी मान लेते हैं ना, अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को मासलेस भी मान लेते हैं तब भी हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। द बॉब इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V, उसको V0 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस तरफ दे दिया है हम लोगों ने। इफ द स्ट्रिंग गेट्स स्लैक एट सम पॉइंट, अच्छा मतलब कि कुछ दूर, मतलब P पॉइंट पे जाने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर? इफ द स्ट्रिंग गेट्स स्लैक एट सम पॉइंट P, अच्छा P पे जाने के बाद स्ट्रिंग स्लैक हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ से फिर इसका टेंशन ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद ये फिर ऐसे करने लगेगा। देन इसके बाद क्या है? सम पॉइंट P एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और इसका जो P का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो थीटा है। द रेशियो ऑफ द स्पीड V ऑफ द बॉब एट पॉइंट P टू इट्स इनिशियल स्पीड V0 इज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा था अच्छा, ये क्वेश्चन हल्का अच्छा है। तो ये क्वेश्चन हमारा मॉडरेट से थोड़ा हाई आएगा, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है क्वेश्चन। और जो समझदार स्टूडेंट होगा ना, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है, इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा लेंदी, मतलब कि इस क्वेश्चन को अगर कोई स्टूडेंट को सब कुछ आता होगा तो उसको 1.5 मिनट से 2 मिनट के आसपास लगे उसको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, इसका आंसर है हमारा 2। देन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 8। द आउटपुट वाई एट द गिवन लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन। लॉजिक गेट से तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन आना तय रहता है, और ये लॉजिक गेट का जिसको कॉन्सेप्ट पता है एंड नॉर और नैंड गेट का, वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। तो और इसमें जो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस लॉजिक गेट को, तो हमारा आंसर आता है इसमें नॉर आता है। इसमें क्या आंसर आता है हमारा? नॉर गेट आता है इसमें। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन में आता है ये। देन हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई इज। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना? Z डायरेक्शन में ना, EZ दिया हुआ है। हाँ, 60 cos, क्या दिया है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड? 60 cos 5x इंटू 1.5 इंटू 10⁹ इंटू टाइम। अच्छा, ये इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है वोल्ट पर मीटर में। उसके बाद क्या दिया हुआ? देन एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का आपको एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आसान है, जिनको जिस भी स्टूडेंट को इसका कॉन्सेप्ट पता होगा कि किस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं, यहाँ पर E0 किस तरह से निकालते हैं, वो आसानी से कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो फिर इसका जो हम लोग कैलकुलेट करके जो इसके आंसर निकालते हैं वो हमारा आता है पहला ऑप्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻⁷ cos 5x इंटू प्लस 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू t
टेस्ला। इतना आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। देन हम लोग मूव करते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। मान लीजिए ये कोई हाइट है आपका 40 मीटर हाइट है ये आपका, और यहाँ पर यह आपका हाइट कितना दिया हुआ है, आपका 40 मीटर हाइट दिया हुआ है। एक सेकंड, ये आपका हाइट दिया हुआ है 40 मीटर, और यहाँ पर से हम लोगों ने क्या किया, एक बॉल था, इस बॉल को हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉप किया है। यहाँ पर हम लोगों ने बॉल को ड्रॉप कर दिया है, और बॉल का कितना मास था, बॉल का मास है हमारा बॉल का 0.5 kg। द बॉल हिट द ग्राउंड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। बॉल पहले आता है, ग्राउंड को हिट करता है, बॉल क्या करता है, बॉल ग्राउंड को हिट करता है, देन वो फिर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। बॉल कितना मीटर ऊपर उड़ जाता है, बॉल हमारा 10 मीटर ऊपर उड़ जाता है, 10 मीटर ऊपर उड़ जाता है। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन विद द ग्राउंड इज। तो इसमें जिसको भी मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा मोमेंटम। और फिर जब हम लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़ते हैं कि कोलिजन में उसके, तो इसका जो कॉन्सेप्ट, जिसको से कोई भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आसानी से कर ले। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा पी फाइनल, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इम्पल्स क्या होता है हमारा, पी फाइनल मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। तो हम लोग इसमें पहले इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, फिर फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, देन दोनों को फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर जो आएगा इसको सॉल्व करके वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 21 न्यूटन पर सेकंड, राइट। देन हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या है, ए बी इज अ पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए। क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी एट द इंस्टेंट व्हेन द करंट आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आपको ये कह देता कि इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन बस यहाँ तक रहता, इसके आगे क्वेश्चन आप इसके आगे क्वेश्चन आप इरेज कर दीजिए, इसके आगे कुछ नहीं दिया होता, इसके आगे क्वेश्चन आप इरेज कर दीजिए। मैंने अगर यहाँ तक दिया होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, लेकिन उसने यहाँ पर एक गेम खेल दिया है हमारे साथ। क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए उसने क्या कर दिया है, यहाँ पर उसने जो करंट है उसको वेरी करा दिया है, कितना, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड के स्पीड से वो करंट हमारा फ्लो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बल्कि। तो जब हम लोग इसको निकालते हैं, इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट साइड आ रहा है हमारा। तो जब हम लोग उससे कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5 वोल्ट। हमारा आंसर क्या आता है इसमें, एक सेकंड, इसमें जो हमारा आंसर आता है वो आता है हमारा 5 वोल्ट आंसर आता है हमारा। देन हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। तो वो क्या है, 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर का करंट है हमारा, कितने एम्पियर का, हमारा 2 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, इज फ्लोइंग थ्रू 2 डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉइल्स हैविंग रेडी 1:2 द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक। अच्छा, क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको करंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, आई गिवन है, स्मॉल सर्कुलर कॉइल्स रेडी, रेशियो, अच्छा मतलब कि आपको यहाँ पे रेडियस भी दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बल्कि आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1:4, इसका आंसर आएगा हमारा 1:4, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा 13 में, हमारा क्या दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कैमरा, एक कैमरा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लेंसेज आर अरेंज्ड एक्सियली इन कॉन्टैक्ट, देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड द टोटल। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है, मतलब क्या दिया हुआ है इसमें, 4 सिमिलर, एक तरह के 4 कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, सबको हम लोगों ने एक्सियली अरेंज कर दिया है, ठीक है, एक्सियली सबको अरेंज कर दिया हम लोगों ने। देन उसके बाद क्या है, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल। अच्छा, इसमें क्या पावर पूछ रहा है हमारा कि चारों को कंबाइन करने के बाद उसका पावर कितना है, और फिर टोटल मैग्निफिकेशन पूछ रहा है इन कंपैरिजन टू द पावर एंड मैग्निफिकेशन फॉर ईच लेंस विल बी। तो इसमें क्या, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है, जिसने भी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज पढ़ा होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जिसने पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएगा। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है हमारा कितना, 4p एंड mp पावर 4, ये आता है हमारा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, वो है एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज़ 18.20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एक सिलेंडर है, मान लीजिए ये हमारा एक सिलेंडर है, इसमें हमारा कितना वॉल्यूम है, 30 लीटर है हमारा वॉल्यूम, 30 लीटर, इसमें कितना 30 लीटर हमारा ऑक्सीजन, एक सेकंड, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन सिलेंडर का वो है 30 लीटर, और इसमें 18.20 मोल्स हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विदड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर,
क्या किया हम लोगों ने, इसमें से एक छेद कर दिया सिलेंडर से और उसमें से कुछ ऑक्सीजन हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, कुछ ऑक्सीजन। देन उसके बाद क्या है, इट्स गॉज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट टेम्परेचर। तो उसका जो पता है हम लोगों को कि जब हम लोग ऑक्सीजन को जब सिलेंडर से बाहर निकालेंगे तो हमारा गॉज प्रेशर है वो गिर जाएगा, वो डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करके कितना हो गया, वो हमारा 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया और उस वक्त टेम्परेचर, उस वक्त गिवन टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। तो द मास ऑफ द ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर इज नियरली इक्वल टू, तो जितना भी ऑक्सीजन गैस हमारे सिलेंडर से बाहर निकला है उस टोटल का मास कितना है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको आर दिया हुआ है, आर गिवन है यहाँ पर आपको। तो उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको तो हमारा ये आंसर आ जाएगा अराउंड 0.156 kg, इसके अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये क्वेश्चन ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको करने में आपको 1 मिनट से प्लस लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। तो हम लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चन किस साइड आ रहा है, कहीं पे टफ आ रहा है, कहीं पे मॉडरेट आ रहा है, कहीं पे बिल्कुल ईजी आ रहा है। और ये क्वेश्चन है इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट्स टाइम टी एंड पोजिशन, जो कि एक्स है, रिलेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन इसमें आपको दिक्कत की बात यह है ना कि इस क्वेश्चन में आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। और जब हम लोग इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ये -2/2x + 1 का होल क्यूब, राइट। देन हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। टू एन AC पावर सप्लाई ऑफ इतना वोल्ट एंड इतना हर्ट्ज, अ रेसिस्टर ऑफ 20 ओम, a capacitor of reactance 25 ohm and an inductor of reactance 25 ohm are connected in series. The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and the voltage is respectively. तो इस क्वेश्चन को कौन बच्चा कर ले जाएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, भले इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। जिस स्टूडेंट को AC के सारे फॉर्मूला वगैरह अच्छे से याद होंगे और उसको कहाँ पर यूज़ किस तरह से करना है वो अच्छे से याद होंगे, और जिस भी स्टूडेंट को हमारा फेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते तो आता है हमारा 7.8 एम्पियर करंट आता है इसका, और जो जितने एंगल पे ये और इस दोनों के बीच मतलब कि एंड द सर्किट एंड द फेज एंगल, अच्छा जो इसका एंगल है वो है हमारा 45 डिग्री। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा 7.8 एम्पियर करंट आएगा और एंगल आएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन इजी है हमारा। देन उसके बाद क्या है, द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर, सन अपने सेंटर के अराउंड रोटेट करता रहता है 127 days। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इफ द सन वर टू एक्सपैंड टू ट्वाइस इट्स प्रेजेंट रेडियस विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एज्यूम द सन टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मतलब इसमें बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है, लेकिन ये क्वेश्चन जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन आसान साइड है, ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, मॉडरेट से भी कम है ये क्वेश्चन हमारा आसान साइड है। और जिस इस बच्चे ने भी इस क्वेश्चन को सही करा है 108 डेज लगेगा उसको, ठीक है। देन हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, a model for quantized motion of an electron in a uniform magnetic field। अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ है, स्टेट दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज n h/e है, वेयर n इज एन इंटीजर। अच्छा, n है यहाँ पे इंटीजर हम लोग लेंगे, यहाँ पे क्वांटाइज्ड दिया हुआ है, ठीक है। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, e इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लोवेस्ट, तो जो भी स्टूडेंट को इसका फार्मूला अच्छे से पता होगा, या ये बस फार्मूला पुट करने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है आपका। फार्मूला पुट कीजिए और क्वेश्चन को और आंसर कर ले जाइए, HU/2πm आ जाएगा इसका आंसर, जो कि बिल्कुल आसान है। देन हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, क्या बोल रहा है, 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर, ठीक है। द रॉड्स ऑन द साइड्स हैव थर्मल कंडक्टिविटी 2K, ठीक है। व्हील दैट इन द मिडल हैज थर्मल कंडक्टिविटी K, ठीक है। द लेफ्ट एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज मेंटेन एट टेम्परेचर 3T, एट द राइट एंड एट T द रॉड्स आर थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर एंड द लेफ्ट जंक्शन इज T1 एंड एट द राइट जंक्शन इज T2, द रेशियो T1/T2। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, T1/T2। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों क्या करेंगे हम लोग, तीनों का dQ/dt निकालेंगे, फिर तीनों को उसके बाद सबको इक्वल रख देंगे, एक दूसरे के बराबर रख देंगे, तो फिर हमारा 2 इक्वेशन आएगा। तो उससे फिर उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो ये फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 3। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन,
थोड़ा टफ साइड जा रहा है ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 जो है। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 में जो हमारा क्या गिवन है, द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका जो प्लेट्स है वो डी डिस्टेंस पे सेपरेट किया हुआ है। टू स्लैब्स ऑफ डिफरेंट dielectric constant K1 and K2 with thickness 3/8 D and D/2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this the capacitor becomes two times larger than। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में एक ना फंसाने वाली चीज़ है। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ नहीं दिया हुआ है कि इसमें एयर भी प्रेजेंट है D/2 डिस्टेंस तक। कैसे वो मैं बताता हूँ। देखिए जब आप अगर मान लीजिए हमारा टोटल डिस्टेंस D है, ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस D है तो जब हम लोग इसको और इसको, इस दोनों डिस्टेंस को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा D आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 3/8D तक हमारा ये K1 डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ है और D/2 तक हमारा K2, ये हमारा इस 3/8D तक हमारा K1 डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ है और D/2 तक हमारा K2 डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ है। लेकिन इसमें फिर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं हम लोग कि D/2 डिस्टेंस है वो बच जाता है, तो जो D/2 डिस्टेंस है वो हमारा एयर ले लेता है। तो फिर तो यहाँ पर ना स्टूडेंट गलती कर सकते। स्टूडेंट को क्या लगेगा, अच्छा यहाँ पर हमारा K1 दिया है, K2 दिया है, फटफट 3/8D और D/2 बस इस दोनों को लेकर कर लिया, एयर को तो ध्यान ही नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है आप लोगों से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मतलब कि ट्रिकी इस चीज़ से, इस तरह से कि मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर भूल सकते हैं। एक तो नीट का एग्ज़ाम है, स्टूडेंट इंसान का दिमाग ऐसे ही उस टाइम अच्छे से काम नहीं करता है एग्ज़ाम टाइम पे। प्लस इसमें कहीं पे देखिए एक और चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पर कहीं पर एयर का जिक्र तो किया ही नहीं है। तो जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, वो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देगा। तो फिर जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 2.66। देन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या दिया हुआ है, 2 cities X and I are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes। ठीक है, उसके बाद इसके आगे क्या दिया हुआ है, a girl is driving scooty with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, in the direction X to Y notices a bus goes past her every 30 minutes in her direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction। choose the। अच्छा ये क्वेश्चन ना बिल्कुल आसान है, ठीक है, ये आपका ना बोर्ड्स टाइप का क्वेश्चन होता है ना, ये बोर्ड्स टाइप का क्वेश्चन है। बस है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा अजीब है इस क्वेश्चन, मतलब अजीब नहीं, मतलब कि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन कर ले जाने वाले, लेकिन इसमें यही है ना, एक जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेगा भाई इसको कर ले जाएगा। एक तो यहाँ पे इतना कुछ दिया हुआ है, इतना सारा डेटा दिया हुआ है यहाँ पर कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इतना लंबा क्वेश्चन देख कर ही छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना, ये क्वेश्चन आपका आसान है। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ेगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएगा। और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 25 मिनट और 100 किलोमीटर पर आवर। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसका स्पीड ये है और टाइम इसमें ये लगेगा इतना। देन हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इट। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है कि ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा है वॉल, एक ये हमारा वॉल, ठीक है, और यहाँ पर एक रॉड इंक्लाइन किया हुआ है इस रॉड पे, इस वॉल पे, ये हमारा रॉड है। और इस रॉड का जो हम लोग देख रहे हैं ना, रॉड का जो मास है वो 20 kg है। तो हम लोग चूंकि ये रॉड है तो हम लोग इसका जो मास लेंगे वो हम लोग सेंटर ऑफ मास से लेंगे। इसका जो मास होगा, एक सेकंड इसको हम लोग और छोटा कर, हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ मास से लेंगे, इसका मास सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हम लोग। देन इसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और इसका लेंथ है, रॉड का लेंथ है वो 5 मीटर दिया हुआ है। लेंथ इसका कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है इस रॉड का लेंथ। लीन्स अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल, अच्छा स्मूथ है, कोई वर्टिकल वॉल है, ठीक है, एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इट। अच्छा वॉल से इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है, कितना, 60 डिग्री वो वॉल से अपना एंगल बना रहा है। द अदर इन रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। अच्छा तो इसमें ये दिया हुआ है ना कि जो इसका दूसरा एंड है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग को देखना है एक चीज़, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री इसने बना रखा है, यहाँ पर इसने 60 डिग्री बना कर रखा है, और ये हमारा रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये हमारा रफ है, मतलब कि इसका हम लोग को फ्रिक्शन नहीं लेना है, लेकिन हम लोग को इसका फ्रिक्शन
लेना है, इसका फ्रिक्शन हम लोग को डिटरमाइन करके चलना है। देन द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द रॉड। देखिए इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये वॉल है, ये अगर रॉड इस पर इंक्लाइंड है तो ये इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं N1, ये इस पर N1 नॉर्मल लगाएगा, और ये इस पे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये इस पे N2 नॉर्मल लगाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा ये तो इसका जो सेंटर ऑफ मास से जो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका जो टोटल मास हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, एक सेकंड, वो हो जाएगा हमारा कितना 20 kg दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 200, ये हो जाएगा हमारा 200 न्यूटन mg। यहाँ पर हमारा mg फोर्स इसको खींच रहा होगा, और इस तरफ क्योंकि ये वाला सरफेस है, ये इसका रफ सरफेस है, ये वाला सरफेस स्मूथ है लेकिन ये वाला सरफेस हमारा रफ सरफेस है, तो इसका हम लोग फ्रिक्शन डिटरमाइन करके चलेंगे। तो इस तरफ लग रहा होगा हमारा फ्रिक्शन। इसके बाद हम लोग कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स हम लोग करेंगे, तो इसका जो हमारा आंसर निकल के आता है कैलकुलेट करने। अच्छा, और इसमें एक चीज़ ये है कि ये इसके अबाउट, ये यहाँ पे हमारा टॉर्क भी लग रहा होगा इसके अबाउट, ठीक है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 100√3 न्यूटन। क्या आ रहा है हमारा कैलकुलेट करने के बाद 100√3 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ साइड आ रहा है, मतलब कि थोड़ा मॉडरेट, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन हल्का मॉडरेट है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन भी इसकी थोड़ी अजीब है, और बाकी क्वेश्चन मॉडरेट है, ये मॉडरेट साइड आ रहा है ये क्वेश्चन। देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये क्वेश्चन तो भाई ये बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन 23 क्वेश्चन नंबर ये बिल्कुल आसान है। वो सारे स्टूडेंट जिनको यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा ना, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दे क्या रहा है, इस क्वेश्चन में हमारा दे क्या रहा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं जब, तो इस क्वेश्चन में जो है हमारा ओमेगा क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमारा ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ देने के बाद हमारा ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ओनली बॉक्स वर्टिकली ऑक्सीडेट बॉक्स लीक स्लोली। अच्छा, इसमें ये हो रहा है ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा एम्पलीट्यूड में, जो हमारा एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा उसके इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है, कि जो अभी मैं लिख भी देता हूँ, बल्कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो हमारा इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद इनिशियल कंडीशन के बाद अब आप उसका मास कम करते जाइए अगर बॉक्स का, तब भी इस पर कोई एम्पलीट्यूड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ मास कम होगा। अगर मास कम होगा तो आपका ओमेगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें वो उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमारा इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमारा ओमेगा इंक्रीज करेगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पहला ही ऑप्शन है ना, यहाँ पर क्या एम्पलीट्यूड हमारा कॉन्सेप्ट है, एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट है, लेकिन हमारा जो ओमेगा है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बाकी समय दूसरे में देखिए एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, तीसरे में एम्पलीट्यूड इंक्रीज। ये इस स्टूडेंट ने भी इसका आंसर गलत कर रखा है, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देन हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन जिस स्टूडेंट को भी इसका यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन, उन्होंने डायमेंशनल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा होगा, वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, टी डिपेंड्स ऑन एस की पावर अल्फ़ा, ए की पावर बीटा, रो की पावर गामा, देन आर की पावर डेल्टा, ये हमारा दिया हुआ है। बाकी इससे हम लोग एरिया, बाकी जो भी हम, और इस क्वेश्चन में एक चीज़ खास बात ये है ना इस क्वेश्चन का, कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो जो समझदार स्टूडेंट होगा ना वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को देखते के साथ स्किप करेगा, नहीं भाई ये क्वेश्चन लेंदी है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। क्योंकि ये देख रहे हैं ना आप लोग, इसमें इतना सारा डेटा दिया, फिर सबका अलग अलग से निकालना है पहले हम लोगों को, उसके बाद यहाँ पर हम लोग को डायमेंशन रख के सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जब इस क्वेश्चन को, तो हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि हमारा ए इक्वल टू -1/2, अल्फा आ जाएगा हमारा, अल्फा भी हमारा -1/2 आएगा, एंड बीटा -1, गामा -1/2, और डेल्टा आएगा हमारा 5/2, ठीक है। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो क्या है इसमें,
कंसिडर डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। सपोज इट्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू इट्स 9 मेन स्केल, ठीक है। द लीस्ट डिवीजन इन द मीटर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर एंड द जीरो ऑफ, ठीक है, वर्नियर स्केल इज एट x इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर व्हेन द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज, ठीक है। ये इस चीज़ पे ये वर्ड है ना, ये वर्ड इसमें खास है, इस वर्ड का इसमें ध्यान देना है। इफ द मेन स्केल रीडिंग फॉर द डायमीटर इज m इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड द नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 8, द मेजर डायमीटर आफ्टर जीरो एरर। अच्छा, तो आप लोग देख रहे हैं ना, ये हमारा एरर एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन, हर साल उससे एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है एरर एंड मेजरमेंट से, इस साल भी आया है। लेकिन है क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन तो ये बिल्कुल आसान है, लेकिन है थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो जब हम लोग उसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है 4.98 सेंटीमीटर। देन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है हमारा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट इज बीइंग चार्ज सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इट्स प्लेट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट विद टाइम, द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज। और इसमें क्या है खास कि ये जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मेरा सर्कुलर, अच्छा इसका प्लेट है वो सर्कुलर है, यहाँ पे हम लोग सिलेंडर, और जो प्लेट है उसका सर्कुलर प्लेट है। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्लेट है वो है हमारा सर्कुलर प्लेट। तो इसमें होगा क्या, देखिए इसमें मैं मोटा मोटा बता देता हूँ क्या होगा इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस पूरे बीच में, इस पूरे सिलेंडर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा भर जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा भर जाएगा। तो फिर इसमें जो हम लोग देखते हैं ना, जीरो क्या दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, जीरो एट ऑल प्लेसेस, नहीं जीरो नहीं होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। कांस्टेंट बिटवीन प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड नहीं, और प्लेट के आउटसाइड भी हमारा जीरो नहीं होने वाला। इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा हमारा नॉन जीरो एवरीवेयर, कहीं पर भी, मतलब कि हर जगह ये नॉन जीरो होगा, विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट्स। मतलब कि चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके बीच में भरा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमारा मैक्सिमम होगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। तो हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, राइट। देन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्या, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73, ओके, ठीक है। देन आगे क्या दिया हुआ है, एट व्यूअर्स एंगल देन। इसके बाद ये क्वेश्चन तो भाई आसान है, बिल्कुल आसान है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा ना, कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड है, ठीक है, एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60 डिग्री। इसमें देखिए ये दोनों क्वेश्चन तो बिल्कुल ही, ये दोनों आंसर तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही गलत होंगे, क्योंकि इसमें पार्शियली बोल रहा है इसमें, और जो सही होने वाले वो क्योंकि इसमें कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो जाएंगे विद एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्लोज टू 30 डिग्री, क्लोज टू 30 डिग्री, राइट। यहाँ पे 60 डिग्री वाला सही होगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। 27 हो गया हमारा। देन हम लोग आगे मूव करते हैं, वो है हमारा टू फोर्सेस टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, इतना दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है हमारा चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू, मतलब दोनों स्फीयर पे जो चार्ज हमारा क्यू दिया हुआ है, एंड द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन देम इज एफ। अच्छा, दोनों के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो हमारा एफ दिया हुआ है। देन इसके बाद हमारा बोल रहा है अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद स्फीयर ए फर्स्ट एंड देन विद बी एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्जन between spheres A and B. Radii of A and B are negligible compared to the distance of equation, so that for calculating force between them, ठीक है। Then ये क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल आसान है, लेकिन है क्वेश्चन में बस बात इतना सा है ना, क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन बस बिल्कुल आसान। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेगा ना, वो इसमें फॉरन टिक करेगा, इस क्वेश्चन में फॉरन टिक करके आगे बढ़ जाएगा, जो कि हमारा इसका क्वेश्चन आंसर नंबर जो है हमारा इसका वो होगा हमारा 3f/8, जो कि बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन मतलब ये तो मुझे ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन लग रहा है, ये है बिल्कुल आसान। लेकिन देन आता है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग आते हैं, वो है अ कंटेनर हैज़ 2 चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम्स V1 इज इक्वल टू 2 लीटर एंड V2 इज इक्वल टू 3 लीटर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन मेड ऑफ अ थर्मल इंसुलेटर। उसके बाद हमारा बोल रहा है
The chambers contains N1 is equal to 5 and N2 is equal to 4 moles of ideal gas at pressure P1 is equal to 1 atm and P2 is equal to 2 atm respectively. When the partition is removed, the mixture attains an equilibrium pressure of. तो यहाँ पर तो बिल्कुल आसान है ना, जिसको यहाँ पर हमारा इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जो हमारा प्रेशर है, दोनों के प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और जो हमारा टोटल प्रेशर होगा, जब क्योंकि दोनों के बीच से जो पार्टीशन था वो हटा दिया है, तो जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो उस पर जो हम लोग टोटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा हमारा 1.6 atm। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को भी करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, ये तो बहुत मॉडल, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, ये क्वेश्चन नहीं बिल्कुल ईजी, ये तो देख के करने वाला क्वेश्चन है, ये तो एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल। यहाँ बस रिलेशन पूछा और ये रिलेशन हम लोग बिल्कुल हम लोग ये रिलेशन तो हम लोग नोट्स में पढ़ते हैं अपने सीधा, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जिसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, जो है 30 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हमारा द रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ ऑर्बिट मरकरी। अच्छा, मरकरी का 4 गुना है उसका रेडियस। द मार्शियन ईयर इज 687 अर्थ डेज। अच्छा, द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ 1 ईयर और मरकरी। तो ये क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल आसान है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, तो जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो आएगा हमारा कितना, 88 डेज। इसमें करना क्या है ना, इसमें जो टी का स्क्वायर है हम लोग को, इसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना आर क्यूब के, तो फिर हम लोग इससे फिर इसका आंसर निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, यही इसका रिलेशन होता है, इस रिलेशन से तो हमारा आ जाएगा 88 अर्थ डेज। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इस बच्चे ने इसका आंसर गलत कर रखा है, 172 कर रखा है, ठीक है। देन हम लोग 32 नंबर पे आते हैं, अ बॉडी वेट इतना न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट। ये क्वेश्चन तो भाई, ये क्वेश्चन बहुत लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत भी नहीं है। इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 27 न्यूटन। ये तो बिल्कुल आसान है, क्यों, इसमें क्वेश्चन बिल्कुल क्या दिया हुआ है ना, 48 न्यूटन का बॉडी है, 48 न्यूटन इस पर जो फोर्स है वो 48 न्यूटन है। जब हम लोग इसका टोटल निकालेंगे तो ये हो जाएगा, अगर एम जी कर लेंगे तो मास इंटू ग्रेविटी, तो 480 हो जाएगा हमारा। खैर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मुझे इसको कराने की ज़रूरत नहीं है खास। देन आते हैं हम लोग 33 नंबर पे, क्या है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस, फ्रॉम दिस पीसेस 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दिस टू। ये तो देखने में लग रहा है कि ये जेई मेंस का पीवाईक्यू उठा के दे दिए हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 33, ये तो हमें जेई मेंस का पीवाईक्यू लग रहा है जो, और ये तो बिल्कुल आसान है, कराने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको मैं क्या कराऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, वो है हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n इज इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 34 को करते हैं, तो इसमें जो हमारा आंसर आता है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये बिल्कुल आसान है, इसमें जिसको इसका फार्मूला याद रहेगा, इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का, वो इसको आसानी से कर ले जाएगा। ये तो बिल्कुल फार्मूला पुट करो, आंसर ले जाओ और आंसर निकाल ले जाओ, फ्री का नंबर मिल जाएगा आपको इसमें। देन आता है हमारा क्या, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट, इतना डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो हमारा उसका वो हमारा अलाइन है किस तरफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही अलाइन है। अगर इस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही वो भी हमारा अलाइन है। देन बोल क्या रहा है ना, द डाइपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि ये हमारा डाइपोल है, हमारा डाइपोल इधर है, ठीक। तो अब क्या हो रहा है ना, अब ये 60 डिग्री रोटेट कर गया डाइपोल, ये 60 डिग्री रोटेट कर गया डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से। द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्वेश्चन में कराने की जरूरत है क्या, आप मुझे बताइए। ये इसमें सीधा आप लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिएगा, फार्मूला पुट करो, आंसर नहीं करिए, बिल्कुल जिसको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा और जिसको फार्मूला याद होंगे वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। और इसको जो हम लोग कैलकुलेट करके आंसर निकालते हैं वो आता है हमारा 1 जूल, ठीक है। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ओहो, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। द सर्किट द करंट थ्रू द ब्रांच CD ऑफ द सर्किट इज CD ब्रांच। अच्छा, CD ब्रांच के थ्रू हमारा कितना करंट फ्लो करेगा हम लोग को ये निकालना है इस क्वेश्चन में, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो
इसमें हम लोग ये करेंगे ना, इस क्वेश्चन में, इसमें हम लोग जो है पहले हम लोग किस तरह से करंट निकालते हैं, जैसे आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो हम लोग यहाँ पे यूँ करेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग जब पोटेंशियल है ना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले पोटेंशियल को एक्स मानेंगे। यहाँ पर हम लोग मानते हैं ना, मान लीजिए अगर कहीं पे दिया नहीं रहता है पोटेंशियल तो हम लोग खुद से मानते हैं एक्स बाई हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल को एक्स मानेंगे। देन हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा 2 एम्पियर। देन हम लोग ये क्वेश्चन, ये भी कोई क्वेश्चन कराने वाला है, इसमें क्या पूछा था, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन मास सेम हैव द सेम एनर्जी ई, दोनों का एनर्जी सेम दिया, द रेशियो ऑफ लैम्डा ऑफ फोटोन अपॉन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर डी प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन भी कराने वाला क्वेश्चन है क्या ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन भी कोई कराने वाला क्वेश्चन नहीं है। और जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा C√2m/E। तो देख रहा हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल आसान आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन टफ साइड पढ़ भी रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन यूँ लग रहा है कि हम एनसीईआरटी की लाइन छाप के दे दिया है इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल आसान। ये ग्राफ तो हम लोग पढ़ते ही हैं, तो जो हम लोग का जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा ओनली इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे नहीं डिपेंड करता। देखिए इस बच्चे ने इसका आंसर गलत कर रखा है, इस बच्चे ने क्या गलती कर रखी है, और ऑप्शन नंबर सी भी डाल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब इंटेंसिटी ऑफ, मतलब कि अगर हम लोग लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं ना तो हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा। वो किस तरह से, मान लीजिए हम लोगों ने इंटेंसिटी इंक्रीज करा, एक सेकंड, हम लोगों ने उसका इंटेंसिटी इंक्रीज करा तो उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करते हैं जो कि उस सरफेस को छोड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर ये डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाने पर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे सरफेस को छोड़ेगा वो डिपेंड इस चीज़ पर नहीं करता। ये तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही है इसमें। देन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 39 ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है, ये देखने में तो भाई जेई मेंस लेवल का या फिर उससे भी टफ साइड का क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम लोग यूँ करेंगे ना, जो बड़ा वाला रेडियस है उसको 2r मानेंगे और जो हमारा छोटा रेडियस है वो हमारा, जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है वो हम लोग r ले लेंगे। और सब हम लोग इसमें क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे छोटे वाले सर्किल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा हमारा 2/5 mr²। ये होता है हमारा इसका 2/5 mr²। कब, जब हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक बवाल दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बड़ा भयंकर चीज़ दिया हुआ है। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। और स्फेयर ऑफ रेडियस r इज कट फ्रॉम अ लार्जर सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 2r। ठीक है, बड़े वाले स्फेयर का रेडियस 2r है, छोटे वाले का r है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फेयर, स्मॉलर स्फेयर को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई स्मॉलर, ठीक है, टू दैट ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फेयर, तो आई रेस्ट। देन इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा बवाल यहाँ पर है आपका वाई एक्सिस पर। इसमें अबाउट वाई एक्सिस निकालना है। ऐसे नॉर्मली हम लोग कहाँ पे निकालते हैं, ऐसे नॉर्मली हम लोग इसका एक्स एक्सिस में निकालते हैं, टोटल निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में बवाल क्या है कि इसको वाई एक्सिस के साइड निकालते, तो ये क्वेश्चन और टफ हो जाता है इस हिसाब से। और इसकी जो कैलकुलेशन कीजिएगा ना, इसका सिर्फ कैलकुलेशन ही करने में आपको 3 मिनट तो कम से कम लग ही जाएंगे एग्जाम हॉल में। तो जो समझदार स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा ना, वो इस क्वेश्चन को छोड़ेगा, पहले बोलेगा नहीं भाई हमें पहले और क्वेश्चन आसान पहले वो करेंगे, फिर हम लोग बाद में इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7/57। वैसे इसका कैलकुलेशन मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, और अभी हम लोग को बस जल्दी से आंसर देखना है सिर्फ, और देखना है किस टाइप का क्वेश्चन है, टफ है आसान है, ये देखना है हमें। ये भी कोई क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, ऐसा भी ये भी कोई क्वेश्चन है हमारा क्या, इसमें the full wave rectifier circuit with diodes D1 and D2 is shown in the figure. If the input supply voltage Vin is 220 sin 100 pi t volt, then at t is equal to 15 मीटर पर सेकंड। जो इसमें जो हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, पोटेंशियल हमारा नेगेटिव आएगा हमारा पोटेंशियल, और ये है देखिए यहाँ पर। अच्छा, सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो इसमें क्या बोल रहा है, अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विद डायोड्स D1 and D2 is shown in the figure.
इफ इनपुट सप्लाई वोल्टेज वी, अच्छा वी इनपुट है इसमें जो आपका, वो आपका दिया है 220 sin 100 पाई टी वोल्ट, देन एट टी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। तो टी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड पर क्या होगा इसमें, जो जब आप इसमें इसका वी नॉट निकालिएगा तो वी नॉट आपका इसमें नेगेटिव आने वाला है, तो मैंने कैलकुलेट करके देख रखा है इसमें वी नॉट आपका। उसके बाद जब आप लोग इसको देखिएगा ना, इस वाले को, तो ये जो आपका है ये आपका है नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव आएगा, ये आपका पॉजिटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव है तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिवर्स बायस आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो ठीक है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है एकदम, देखते ही ये क्वेश्चन तो आपको 30 सेकंड के अंदर करने वाला है, मतलब 15 से 20 सेकंड आपको लग गया इसको पढ़ने में, बाकी तो आप फॉरन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। D1 इज रिवर्स बायस्ड, D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। देन हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। इसमें एक गेम किया है शायद, देखते हैं इसमें। 2 gases A and B are filled at the same pressure in separate cylinders with movable pistons of radius RA and RB respectively. On supplying an equal amount of heat to both the system reversibly under constant pressure, the pistons of gas A and B are displaced by 16 cm and 9 cm respectively. With a change in the internal air energy is the same, then the ratio RA upon RB is equal to। ये क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन है ये, मतलब कि ये क्वेश्चन आसान है। ये आपका क्वेश्चन आएगा मॉडरेट साइड में, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हल्का मॉडरेट साइड में आता है आपका। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा 3/4। ये मॉडरेट साइड का क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेटिव भी ज़्यादा नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन मॉडरेट है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। ये क्वेश्चन तो आप लोग देख ही रहे हैं, इससे आसान क्वेश्चन, ये तो बोर्ड्स का क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बोर्ड का क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पर। ये बोल रहा हूँ ना, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं ना, देखने में बोर्ड्स का क्वेश्चन लग रहा है यार बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ टफ भी हैं इसमें, वो हम लोग आगे फिर बात करेंगे इसके बारे में। तो 42 का हो जाएगा हमारा 3, जो कि हमारा 13%। देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो the intensity of transmitted light when a polarized sheet placed between 2 cross polarides at 22.5 degree from the polarization axis, one of the polaroid is I naught is the intensity, ठीक है। तो इसमें ना अब जिसको ये पता होगा कि मेलस लॉ का जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो इसको आसानी से कर लीजिएगा। क्या कहता है हमारा मेलस लॉ, कि जो हमारा आई है, वो क्या होता है, I नॉट बाई 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये होता है हमारा। तो जब हम लोग इसमें जब ये तो बस फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है आंसर पुट सॉल्व करने के बाद I नॉट बाई 8। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी हमारा बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन जा रहा है, ये बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला पुट करने वाला क्वेश्चन है। देन आते हैं हम लोग अब हमारे क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो इसमें हमारा क्या बोला है ना, 2 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस P and Q सस्पेंडेड फ्रॉम 2 सेपरेट मासलेस स्ट्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 and K2 रिस्पेक्टिवली ऑसिलेट वर्टिकली। अच्छा, दोनों वर्टिकली ऑसिलेट कर। इफ देयर मैक्सिमम स्पीड्स आर द सेम, द रेशियो AQ अपॉन AP ऑफ द एम्पलीट्यूड AQ। देखिए इस क्वेश्चन में ना एक गेम किया आप लोगों के साथ, मसला ये कर रहा है ना, इसमें पहले क्या दे रहा है, इसमें हमारे हमेशा पहले क्या दे रहा है, P दे रहा है हमारा, यहाँ पर Q बताया है स्टार्टिंग में। हमारा क्वेश्चन में क्या करता है, जो चीज़ पहले बताता है उसका जो आगे का उस रिलेटेड जो भी कुछ आगे बताता है वो पहले बताता है, जो बाद वाले का बाद में बताता है। उसका जो डेटा होता है पहले वाले को वो पहले देता है, बाद वाले का डेटा बाद में देता है। देन इसमें उल्टा कर दिया है, इसमें हमारा ना AQ अपॉन AP पूछ दिया है। अगर कुछ उसको क्वेश्चन नॉर्मल बनाना होता है ना, ऐसा क्वेश्चन ये बिल्कुल ईजी है, लेकिन और नॉर्मल क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो ये क्वेश्चन में ना हमारा AP अपॉन AQ पूछता, लेकिन हमारा क्वेश्चन में उल्टा करके AQ अपॉन AP पूछ दिया। तो जो इन सब चीज़ का ना एग्जाम हॉल में ये सब चीज़ का ना ध्यान रख पाना मुश्किल होता है स्टूडेंट को, तो ये सब चीज़ें गलती करा देती है स्टूडेंट से ना चाहते हुए भी। तो वैसे तो क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान है, कैलकुलेट करने पे आएगा हमारा। तो अब है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 45। इसमें क्या बोल रहा है, अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F इन एयर, द पाइप इज नॉट डिप्ड वर्टिकली इन अ वाटर ड्रम टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन में इसमें क्या करना, जो फॉर्मूला है उसमें बाई टू पुट कर देंगे, तो उसमें आंसर आ जाएगा हमारा F/2। तो इसमें अब अभी तक हम लोगों ने जो 45 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही जो हमारा देख लीजिए, हमारा ये जो है, अगर क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही है, आप देख लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंसता है
और गलती से भी इसमें उसने ठान जाए नहीं इसकी क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि पहली बात ये क्वेश्चन टफ है और लेंदी है। अगर जिसको आता भी होगा ना, इस क्वेश्चन बिल्कुल आता होगा, देख के भी अगर किसको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा, तो उस तब भी उसको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन करने में। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल छोड़ने वाले हैं। अरे भाई मुझे नहीं बनाना ऐसे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से अच्छा मैं हमारे बायो के क्वेश्चन, कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लूँगा, मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन अगर छूट रहे होंगे टाइम की वजह से तो वो हो जाएंगे मेरे। नहीं तो इन सब क्वेश्चन करने पे बैठिएगा तो आपको वो सब क्वेश्चन छूट जाएंगे जो आपके आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चन थे हमारे जो कि हमारे मॉडरेट क्वेश्चन थे और कुछ कुछ इजी, मतलब कि अगर 45 क्वेश्चन है तो 45 में से हम लोग 45 क्वेश्चन में से हम लोग जो अराउंड 25 क्वेश्चन है ना हमारे, वो बिल्कुल होने वाले हैं, बिल्कुल होने वाले। जिस स्टूडेंट ने अच्छे से 1 साल पढ़ाई करी होगी वो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे 25 क्वेश्चन। बाकी जो 20 क्वेश्चन बचे उसमें से अराउंड जो 5 to 7 क्वेश्चन हैं वो टफर साइड के हैं, टफ हैं वो। मतलब कि इन क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी देते हैं ना तो कोई बात नहीं भाई, नहीं करना इन क्वेश्चन के, इस सब क्वेश्चन की वजह से हमारे जो बायो और केमिस्ट्री के आसान क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। और बाकी जो रेस्ट बचे ना, बाकी जो रेस्ट हैं हमारे, उनमें जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी लेंदी है, उसमें हमारी कैलकुलेशन लेंदी है। तो बाकी आप लोग अपने मार्क्स जितने आपको आ रहे हैं 45 में से जितने आपके सही हुए हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स पे बताइए, ठीक है। बच्चा पार्टी, तो पूरा पेपर डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। फिजिक्स तुम्हारे हुज़ैफा भैया ने करा दिया तुम्हें, ठीक है, और केमिस्ट्री हमने कर ली। तो केमिस्ट्री के टोटल 45 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं और इस पेपर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा यार, ठीक है। इस पेपर में जो 2025 के नीट का जो पेपर आया है वो लिटरली महा बकवास पेपर था। फिजिक्स का पेपर जैसा कि सर ने डिस्कस किया, हम लोगों ने सारे के सारे सॉल्यूशन डाले। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे, जो पहला नंबर क्वेश्चन था फिजिक्स का जिसके बारे में सर खुद बताएंगे, ये क्वेश्चन ये एडवांस से इंस्पायर्ड है सर, कुछ लग रहा है ये लोग। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस लेवल का है और जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बिल्कुल आता भी होगा ना सर, उसको भी 3 to 4 मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। हाँ सर, आराम से 3 से 4 मिनट तो ये क्वेश्चन तुम्हारा खाएगा। आप समझ रहे हो इंपॉर्टेंस, यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन इन्होंने इस साल बनाए हैं जो लिटरली ना कभी PYQs में देखा गया था। मैं बेसिकली जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं नीट के लिए, तो मेरा जो मेन मोटिव रहता था वो हमेशा यही रहता था कि तुम्हें नीट के PYQs कराऊं, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि PMT में, AIPMT में, या फिर जब ये नीट पुराने एग्जाम में जानते थे, जब एम्स को अलग लेते थे ये लोग, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। जब भी एम्स के अगर PYQs को उठा के देखो तब भी ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा यार, ठीक है। इन्होंने लिटरली एक क्वेश्चन ऐसा भी कराया है सर इन्होंने जिसमें डबल डिफरेंशिएशन कराया है, और डिफरेंशिएशन भी इतना आसान नहीं है। वो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन बिल्कुल है। हाँ, मुझे याद है कि वो क्वेश्चन देख रहा हूँ, वो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए डबल डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन डबल डिफरेंशिएशन करके इसमें हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि हमारा, लेकिन है इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, जो स्टूडेंट ध्यान से नहीं करेंगे ना तो उसका गलत हो सकता है, चांस कम गलत होने का, जिस स्टूडेंट का कैलकुलेशन थोड़ा भी सही है तो। लेकिन यही बात है, अब ये इन्होंने जो हमारे फिजिक्स को पेपर, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इतने लिटरली इतने अच्छे क्वेश्चन है। ये तो 19 नंबर क्वेश्चन है शायद, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन में से एक है। तो फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पेपर था, और इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी हैं सर। जैसे कि यहाँ पर ना एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें 2 डिस्टेंस डी पे 2 डाइलेक्ट्रिक डाले हुए थे, लेकिन उसमें एक बात उसने नहीं बताई, दोनों डाइलेक्ट्रिक डालने के बावजूद उसमें d/2 डिस्टेंस हमारा बच रहा था, और उस d/2 डिस्टेंस पे हमारा एयर रहता, कुछ नहीं रहता तो एयर रहता है सर जी। तो एयर दिया ही नहीं है कि उस उतने में एयर है। अब जो स्टूडेंट ध्यान नहीं देगा उसके साथ क्या होगा, स्टूडेंट के साथ कि भाई वो दोनों को ऐड करके डी दिख देगा, वो एयर वाले पे ध्यान नहीं देगा, तो ये क्वेश्चन उस स्टूडेंट से गलत हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी भी हैं। जैसे कि सर ने लेक्चर में भी, मेरे सामने लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा था तो मैंने देखा लेक्चर में भी सर ने कहा कि 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन स्किप करने के लिए कहा गया सर से। तो अगर 7 क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 7 4 28, 28 नंबर के आसपास का बच्चा तो पेपर छोड़ के आ रहा है। 28 नंबर का तो बच्चा पेपर छोड़ के आ रहा है, तो क्या ही एक्सपेक्टेशन रखी जाए।
तो फिजिक्स का पेपर लिटरली बहुत टफ हुआ है हमारे पास। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम केमिस्ट्री एस्पिरेंट कि भाई हमारे पास बायो के अभी कोई टीचर है नहीं। सर को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो सर ने हमारे लिए फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर दिया। केमिस्ट्री आपके भैया ने खुद से सॉल्व करके आपको दी। केमिस्ट्री में भी हमने देखा कि आज पेपर लेंदी था भाई। इनऑर्गेनिक में बहुत ही अजीब टाइप के कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछे, जिसमें 5-6 देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सॉल्व नहीं हो, बट द पॉइंट इज दैट तुम ऑप्शन में फंस रहे हो। कहाँ? केमिस्ट्री के अंदर में। फिजिक्स में कहाँ फंस रहे थे? फिजिक्स में तुम सॉल्यूशन, जो बेसिकली तुम्हारा न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है, उसमें फंस रहे हो। तो ये पता नहीं इस साल क्या हो गया नीट में, लेकिन जो 5-6 सालों में सबसे टफ नीट का पीवाईक्यूज ये लोग लेकर के आ रहे हैं। अब ये जो पेपर बनेगा ना 25 का, जो पीवाईक्यूज जो तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन आएगी हमारी, वो जब कर रही होगी, इसके प्रैक्टिस कर रही होगी इसको, तो उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगेगा 25 का पेपर कंपैरेटिवली 24 से 23 से। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने आज तक एक्सपेक्ट नहीं किए थे। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है जिसमें से हम लोग मार्क्स रिमूव करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जेई और जेई एडवांस में देखा जाता था, ठीक है। और बेसिकली अब क्या ही बोला जाए इस पेपर के बारे में। आई एम एक्सट्रीमली मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए भाई। इस पेपर को इतना टफ बना करके इन लोगों ने पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे थे, बट दिस इज लिटरली अ टफ पेपर। देखते हैं अब इनके आंसर की आने के बाद जो हमारे टॉपर्स बनते हैं उनसे देखते हैं। काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो मैंने भी देखे और बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स की भी वीडियो देखे। उनके भी जो रैंकर्स बच्चे थे उन्होंने भी मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चन किया सर। 30 क्वेश्चन में 120 नंबर बनता है सर, अगर देखा जाए सही होता है तो सर मैं खुद जेई के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, लेकिन जेई में तो आपको दिक्कत होती ही होगी। हाँ सर, लेकिन जब मैंने इस पेपर को सॉल्व किया मुझे लगा कि अराउंड 30 to 40 मिनट में कोई क्वेश्चन बन जाने चाहिए, क्योंकि नीट क्वेश्चन जानते हैं मैं कि आसान आते हैं। लेकिन जब मैं क्वेश्चन करने बैठा तो पहला ही क्वेश्चन 5 मिनट ले गया हमारा। सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है। पेपर करने मुझे कम से कम 1.5 घंटे लगा पूरे पेपर करने में। मतलब 3 घंटे तो यही खत्म हो गया सर। 3 घंटे तो यही खत्म हो गया। 1.5 घंटे हमने आपको क्वेश्चन कराया, मतलब 1.5 घंटे मुझे लग गए पर्सनली सॉल्व करने में, 1.5 घंटे सर को लग गए, तो 3 घंटे तो यही खत्म हो गया हमारे। दिस इज नॉट अ टॉपिक जिसपे हम हंसे, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वी आर ऑल्सो स्टूडेंट, राइट? वी आर ऑल्सो डूइंग समथिंग, ग्रेजुएशन लाइक, है ना। तो हमें भी दिख रहा है कि भाई पेपर इतना लेंदी, बच्चा कहाँ जाएगा। तो थोड़ा तो एनटीए वालों को सोचना चाहिए था इस पागलपंती वाली हरकत को करने से पहले, ठीक है, कि जेई एडवांस से इतना क्या इंस्पायर हो। वहां तो आप बच्चों को टेस्ट कर ही रहे हो यार, जेई एडवांस में तो आप ऐसे ही लगा रहे हो बच्चों की, यहाँ क्यों पीछे पड़ गया अचानक से बच्चों के। खैर चलिए, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो को पूरा का पूरा वॉच किया होगा आई गेस, और सॉल्यूशन तुम्हें पसंद भी आए होंगे, ठीक है। सर का चैनल प्लीज सब्सक्राइब करो, फिजिक्स एम्पायर सर ने स्टार्ट कर दिया है। फाइनली फिजिक्स का बेस्ट कंटेंट तुम्हें मिलेगा। नीट वाले बच्चे भी सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि फिजिक्स का कंटेंट है। अब तुम देख लो भैया, इस साल इन्होंने लगा दी तुम लोगों की, तो तुम लोगों को जेई के लेवल का पढ़ना पड़ेगा। अब फिजिक्स समझ में आ रहा है। तो मैंने जब फिजिक्स मैंने भी पढ़ाई कुछ बैचेस में, तो देखा था मैंने पीवाईक्यूज के पैटर्न से मैं कर रहा था। मेरा जो पूरा नोट्स है वो पीवाईक्यूज के हिसाब से बना हुआ था, बट ये पैटर्न ही इन्होंने ब्रेक कर दिया। तो खैर इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं हम लोग। हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आप लोग काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाइए जिनका सिलेक्शन हो रहा है। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।